Hello everyone. This particular session is about UPSC Prelims 2020 पेपर डिस्कशन. सो आज के सेशन में हम क्या बातें करेंगे वो जान लेते हैं पहले. आज के सेशन में हम देखेंगे कि कल का जो पेपर था, कल दैट मीन्स 4 अक्टूबर का जो यूपीएससी का पेपर था, वो पेपर कैसा था, डिफिकल्टी लेवल क्या था उसका, उसके वेरियस क्वेश्चंस और उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं. और मैं कुछ आपको हिंट ये भी दूंगा कि अगर ऐसे पेपर के लिए आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करनी है ब्रीफली. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं सेट ए के हिसाब से. ठीक है, सो अगर आपने पेपर दिया है तो सेट ए के हिसाब से इस ऑर्डर में क्वेश्चंस आएंगे. सो लेट अस बिगिन. सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. First statement, Aadhaar metadata cannot be stored for more than 3 months. Second was, state cannot enter into any contract with private corporations for sharing of Aadhaar data. Aadhaar is mandatory for obtaining insurance products. And fourth was, Aadhaar is mandatory for getting benefits funded out of Consolidated Fund of India. So इस क्वेश्चन का सही जवाब है C, that is 3 only. ठीक है, that Aadhaar is mandatory for obtaining insurance products only. बाकी पहला जो स्टेटमेंट है दैट मेटाडेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स, उसका सही स्टेटमेंट होना चाहिए फॉर 6 मंथ्स. एंड सेकंड वन की स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अदर वे अराउंड. स्टेट कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विथ एनी प्राइवेट कॉर्पोरेशन इट विशेस. एंड जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम सीएफआई, ये भी गलत है बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम केस टू केस. ठीक है ना. अब ये क्वेश्चन कहां से उठा है, इसका सोर्स क्या है, न्यूज़पेपर में जो अलग अलग इंफॉर्मेशन आती है आधार को लेके, उन सबको क्लब करके ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया गया है. सो इसका आंसर है सी. क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा एज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा. अब ये बहुत कंसेप्चुअल पॉलिटी क्वेश्चन है. अगर आप लक्ष्मीकांत अच्छे से आपने पढ़ी है और पॉलिटी में आप बेसिक नॉलेज रखते हैं तो ये क्वेश्चन क्रैक करना कोई मुश्किल बात नहीं है. सो राज्यसभा के इक्वल पावर्स होते हैं लोकसभा के साथ इन केस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो सही जवाब है इसका बी. क्वेश्चन नंबर 3, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है, जिसको हम इन शॉर्ट एमपी लेड स्कीम कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग दैट. फर्स्ट स्टेटमेंट, एमपी लेड फंड्स मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन. सीम्स टू बी करेक्ट. ठीक है, ड्यूरेबल एसेट तो क्रिएट होनी चाहिए. सेकंड, अ स्पेसिफिक portion of each MP's fund must be for the benefit of SC/ST population. ये भी सही है, होना ही चाहिए. Third statement, MP-led funds are sanctioned on yearly basis and the unused funds cannot be carried forward to the next year. इसका मतलब ये है कि ये कहना चाहता है कि MP-led के जो फंड्स होते हैं वो लैप्सेबल होते हैं. लैप्सेबल मतलब कि आज इस साल अगर गवर्नमेंट ने फंड रिलीज किया और MP इस साल फंड यूटिलाइज नहीं कर पाए तो एट द एंड ऑफ द ईयर, द फाइनेंशियल ईयर, ये फंड लैप्स हो जाएगा, मतलब वो पैसे वापस सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाएंगे. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस बार पैसा दिया है तो इसी साल यूज हो जाएगा. सो दिस इज नॉन लैप्सेबल फंड. ये थर्ड स्टेटमेंट की जगह होना चाहिए था नॉन लैप्सेबल, तो सही होता, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है. और थर्ड स्टेटमेंट अगर गलत है तो बी और सी तो ऐसे ही इक्वेशन से निकल जाते हैं. फिर बचा 1 and 2 एंड 1, 2 and 4. ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है दैट द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इंप्लीमेंटेशन एवरी ईयर, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. और इसका सोर्स क्या है, एमपी लेड की गाइडलाइंस है. 2016 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमपी लेड की गाइडलाइंस रिलीज की थी और उन गाइडलाइंस के हिसाब से ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर पुट ऑन की गई है. इसका सही जवाब है डी, 1, 2 and 4. ठीक है, और ये कॉमन सेंस अप्लाई करने वाला क्वेश्चन है. इसका मतलब ये नहीं कि आप एमपी लेड की और अलग अलग जो गवर्नमेंट स्कीम्स की गाइडलाइंस है वो पढ़ते रहेंगे. यू हैव टू एंश्योर दैट अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो आपको यूनिक लगती है, तो वो आपको अपने नोट्स में निकाल देनी है जिससे एग्जाम टाइम पे आप रिवाइज कर सके और सही जवाब दे सके. पूरी गाइडलाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आंसर इज डी. Question number 4, which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? So untouchability के अगेंस्ट में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो फंडामेंटल राइट किसके अंडर में है, किस कैटेगरी के अंडर में है? तो हम सब जानते हैं कि ये आर्टिकल 17 की बात कर रहे हैं और आर्टिकल 17 राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है. ठीक है, सो आंसर इज डी. बेसिक लक्ष्मीकांत पढ़ी आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो सकता है. Question number 5. In India, separation of judiciary from executive is enjoined by DPSP.
जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो सेपरेशन है इंडिया में, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर देखने को मिलता है। आर्टिकल 50 की ये बात कर रहा है यहां पे, ठीक है, बेसिक कंसेप्चुअल पॉलिटी क्वेश्चन। इस साल पॉलिटी के बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, इन टोटालिटी अराउंड 15-16 क्वेश्चंस आर देयर, और क्वेश्चंस भी कैसे हैं, कंसेप्चुअल है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो 16 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन का आप शॉर्ट आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट होती है हर चीज में, हर सब्जेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 6, along with the budget the finance minister also places other key documents before the parliament which will include the macroeconomic framework statement. So ये डॉक्यूमेंट किस एक्ट के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर कंपलसरी है टू बी प्रेजेंटेड बिफोर पार्लियामेंट, ये पूछा गया है हमें। डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। अगर एफआरबीएम लॉ के बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं, इकोनॉमिक्स के लेक्चर आपने ठीक ठाक भरे हैं, तो आप जानते होंगे कि ये एफआरबीएम एक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। एफआरबीएम एक्ट 2003 के अंदर द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट इज अ कंपल्शन टू पुट अप बिफोर पार्लियामेंट, ठीक है ना। सो आंसर है इसका डी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस क्लासेस आपने अच्छे से किए हैं, नोट्स वगैरह अच्छे से बनाए हैं, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन, अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, क्या होता है। सो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी, दैट इज लिमिटेड गवर्नमेंट। अगेन एज आई यूज्ड टू से कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी, तो ये वाला भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। सो द आंसर इज लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट इज द आंसर। Question number 8, other than the fundamental rights, which of the following part of Constitution of India reflects the principle and provision of Universal Declaration of Human Right? अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसके प्रिंसिपल्स किसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा है, डीपीएसपी पढ़ा है, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि प्रियम्बल और डीपीएसपी में तो है ही है, बट जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो कहां होते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज में ये प्रिंसिपल्स एनश्राइंड है कि नहीं है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो बेसिक टेक्स्ट है, जब फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उस बेसिक टेक्स्ट के अंदर ये मेंशन था कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के कुछ प्रोविजंस हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस हैं। फॉर एग्जांपल एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि यू हैव टू रेस्पेक्ट वुमेन, ठीक है। सो अब वो फंडामेंटल ड्यूटी भी है, बट अलॉन्ग विद दैट रेस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, दैट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन एज वेल, ठीक है ना। तो इन तीनों के अंदर आता है, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन के जो भी प्रोविजंस हैं वो इन तीनों के अंदर है, प्रेम्बल के अंदर भी है, डीपीएसपी के अंदर भी है, और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी है। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड कॉमन सेंस। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 9, अब ट्रिकी क्वेश्चन और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन निकालती रहती है कि जिसके आंसर आपको कभी कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसको आप गूगल करने बैठेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आप कॉन्क्रीट किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसका आंसर क्या है मैं बताऊंगा आपको। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन्स। पहला है अ पर्सन विथ एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, दूसरा है ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख, सो transgender but with an annual income of less than 2 lakh, OBCs with an annual income of less than 3 lakh and senior citizens. So किसके केसेस में ये फ्री लीगल सर्विस एप्लीकेबल है, ये हमें पूछा गया है। सो पर्सन विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, उसके केस में तो होगी ही, क्योंकि वो एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो उनके लिए तो है ही है। तो ये लॉजिक से आप कर सकते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब दूसरे, तीसरे और चौथे में से कौन सा स्टेटमेंट हम सही करेंगे। अब यहाँ पे कैच पॉइंट ये है कि मेंशन क्या है लॉ के अंदर। अब लॉ के अंदर ये मेंशन है कि कुछ कुछ केसेस के अंदर इट इज अ कंपल्शन ऑन द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस,
और कुछ कुछ केसेस में इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कि अगर वो उनको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना चाहे तो कर सकती है। अब स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2 जो है इट इज करेक्ट ओनली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ दिल्ली एज अ स्टेट। सो दिल्ली के अंदर ट्रांसजेंडर के केस में फ्री लीगल सर्विस अवेलेबल है, और वो भी वो ट्रांसजेंडर जिनकी इनकम लेस देन 2 लाख है। स्पेसिफिकली द प्रोविजन इज देयर। बाकी स्टेट गवर्नमेंट में क्या प्रोविजन है, इट इज नॉट, वी आर नॉट क्लियर। ये तो नालसा की साइट पे ही अवेलेबल है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की साइट पे अवेलेबल है कि दिल्ली के केस में ये प्रोविजन है, बट बाकी स्टेट के केस में प्रोविजन क्या है, वी आर नॉट क्लियर। थर्ड स्टेटमेंट, ओबीसी विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख। अब ओबीसी का कोई जिक्र नहीं है इस लॉ के अंदर। इस लॉ के अंदर मेंशन जो है वो है वीकर सेक्शंस, नॉट ओबीसी। एससी एसटी के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस है कि एससी एसटी को कंपलसरी फ्री लीगल सर्विस मिलनी चाहिए, लेकिन ओबीसी के लिए भी फ्री लीगल सर्विस होनी चाहिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सो ये वाला स्टेटमेंट सरासर गलत है, ठीक है। एंड फोर्थ, ऑल सीनियर सिटीजन। अब ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी गलत इसीलिए है, दिल्ली के केस में ही लीगल सर्विस सिटीजन्स को, सीनियर सिटीजन्स को मिलती है, बट ओनली इफ देयर इनकम इज बिलो स्टिपुलेटेड लिमिट। हर एक सीनियर सिटीजन को फ्री लीगल सर्विस अवेलेबल नहीं है। और फोर्थ में लिखा है ऑल सीनियर सिटीजन्स, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो बचा क्या, 1 एंड 2। तो इसका सही आंसर होगा ए। हम लोग 1 एंड 2 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, फैक्चुअल क्वेश्चन, करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल एग्रीमेंट दिए हुए हैं और दे डील विथ व्हाट सब्जेक्ट, वो लिखा हुआ है। सो आल्मा आता डिक्लेरेशन जो है इट डील्स विथ हेल्थ केयर ऑफ पीपल, ये सही है। एंड थर्ड वाला तालानोवा डिक्लेरेशन या कन्वेंशन, इट डील्स विथ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये सही है, ठीक है। सो इसका आंसर है 1 एंड 3 सी। अब जो सेकंड वाला था हेग कन्वेंशन, इट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ illegal, irregular, premature or ill prepared adoptions abroad. So it basically deals with children adoption, Hague Convention. और जो फोर्थ वाला है under 2 collision, it is a global community of state and regional governments committed to ambitious climate action. So that is under 2 collision. और ये तालानोवा डिक्लेरेशन जो है इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफली मैं बता दूं आपको। इट इज अ प्रोसेस डिजाइन टू हेल्प कंट्रीज इंप्लीमेंट एंड एनहांस देयर एनडीसीज। जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं ना, उसको एनहांस करने के लिए, उसका वैल्यू इंक्रीज करने के लिए ये डिक्लेरेशन था, डायलॉग था। सो आंसर यहां पे आता है 1 एंड 3, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 11, a parliamentary system of government is one in which all political parties in parliament are represented in the government. The government is responsible to the parliament and can be removed by it. The government is elected by the people and can be removed by them. And the government is chosen by parliament but cannot be removed by it before completion of fixed term. Now, parliamentary form of government क्या होती है वो हम सब लोग जानते हैं, but अगर conceptual clarity नहीं है तो आप इन चारों ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे डी वाला पॉइंट है दैट द गवर्नमेंट इज चोजन बाय पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ फिक्स्ड टर्म, एंड द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। अब ये सी वाला जो स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वही होती है, डेमोक्रेसी, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, तो लोगों ने ही चुना है, लोग ही निकाल सकते हैं, तो सी करके आ जाएंगे। बट ये सही नहीं है, वी कैन नॉट रिमूव देम वेन एवर वी विश। बहुत मन करता है हमारा कि चलो गवर्नमेंट को हटा देते हैं, सही काम नहीं कर रही है, बट क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अभी नहीं, हम नहीं हटा सकते। कौन हटा सकता है? ओनली पार्लियामेंट। सो बी इज द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। ये सरासर सही स्टेटमेंट है। सो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर विल बी बी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हम ना हो इसीलिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि यू हैव टू प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अलग अलग ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस पता कर पाएंगे। इट इज जस्ट लाइक if you have seen black and white both, then and then only you will be able to differentiate between black and white both, ठीक है। अदरवाइज हमें ब्लैक एंड व्हाइट सेम लगेगा। अगर आपने कभी व्हाइट देखा ही नहीं है तो आपको क्या पता कि व्हाइट कैसा होता है, और जब भी आप अचानक व्हाइट देखेंगे तो यू माइट गेट कंफ्यूज्ड, है ना।
तो ये एनालॉजी मैंने क्यों बताई, बिकॉज आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज ऑन द पॉइंट कि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप चार ऑप्शन, जो ABCD चार ऑप्शंस हैं, उसमें आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। क्योंकि यूपीएससी पेपर ऐसे ही सेट करती है कि वो जानबूझ के ऑप्शंस को कंफ्यूजिंग बनाती है ना, और वो कंफ्यूजन को जो पार कर लेता है ही बिकम्स अ विनर। क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये सब लोग जानते हैं कि डीपीएसपी में इसकी बात की गई है। वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी, सो आंसर इज ए, डीपीएसपी। 13, the Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. So क्या Constitution of India में basic structure defined है? Basic structure क्या होता है यहाँ पे लिखा, बट क्या Constitution में defined है? Constitution में defined नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ये बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंदा भारती केस से आया है। क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट नंबर 2, the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberty and to preserve the ideals on which the constitution is based. So judicial review constitution of India provide करता है, and उसकी वजह से या liberties और ideals of constitution को preserve करने के लिए judicial review का provision constitution of India में है। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, that is bit tricky. Let us see. So इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर देखने वाली बात यह है कि अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जुडिशियल रिव्यू इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द रीजन बीइंग कि जुडिशियल रिव्यू इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट उनके जो प्रोविजंस हैं उसको देख के लगता है कि जुडिशियल रिव्यू की ही बात कर रहे हैं, बट एज अ वर्ड जुडिशियल रिव्यू इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो इसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। इंटरप्रिटेशन एज आई टोल्ड यू कि अगर हम ये बिलीव करते हैं कि ये पर्टिकुलर वर्ड जो है इसका मतलब ये है कि इट हैज टू बी स्पेसिफिकली मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये इंटरप्रेट करते हैं स्टेटमेंट से कि भाई जुडिशियल रिव्यू के जो प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो बिल्कुल है। कौन कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 32, इन दो मेन आर्टिकल में इस जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। ठीक है, सो हम यही मान के चलेंगे कि ये प्रोविजन की बात कर रहा है। सो इसका आंसर आएगा 2 ओनली, दैट इज बी। बट एज आई सेड कि इसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, तो इसका आंसर इट कैन आइदर बी बी और इट कैन आइदर बी डी। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, बट हम लोग बी के साथ जाएंगे। असली आंसर मालूम कब चलेगा? जब यूपीएससी अपना आंसर की रिलीज करेगी तब। क्वेश्चन नंबर 14, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज। अब गांधी जी ने और मार्क्स ने दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, बट एक जो कॉमनैलिटी थी दैट वाज कि दे बोथ टॉक्ड अबाउट अ स्टेटलेस सोसाइटी, दैट फाइनल गोल शुड बी स्टेटलेस सोसाइटी। सो स्टेटलेस सोसाइटी शुड बी द एंड, और उस तक पहुंचने के जो मीन्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो एक होता है गांधीयन मीन और एक होता है मार्क्सिज्म वाला मीन। ये थोड़ा सा रिवॉल्यूशनरी है और ये थोड़ा सा पीसफुल है, दैट इज इट। बट फाइनल गोल इज स्टेटलेस सोसाइटी, सो आंसर इज ए। एक और चीज बता दूं मैं आपको, अभी यहाँ पे ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है जिसमें आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अभी आपको नोट डाउन ये करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसकी पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा वेरी सून। सो यहां पे इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 15, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। अब ये भी अगेन यूपीएससी के स्टाइल में बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस डिजाइन किए गए यहाँ पे। इसका सही जवाब है एन एजेंसी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब ये ऊपर के 3 स्टेटमेंट गलत क्यों है वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूं, जिससे कंफ्यूजन कहां पे क्रिएट होता है वो आपको पता चलेगा। एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब ये तो स्टेटमेंट गलत ही लग रहा है, इसमें कुछ सत्यता नहीं है। स्टेटमेंट बी, एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। अब ये कहीं ना कहीं आपको सही लग सकता है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज आती है, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाती है, दैट इज व्हाई फेडरलिज्म स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होता है, बट ऐसा नहीं है। जो ब्यूरोक्रेसी है और उसमें भी मेन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो यूनिटरी फीचर है, वो फेडरल फीचर नहीं है।
ठीक है। और ब्यूरोक्रेसी का मेन मोटो फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना नहीं है, ठीक है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। अब ये मेन जो कंफ्यूजन है वो सी और डी में है। सी है एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करना ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है, दे आर पॉलिटिकली न्यूट्रल एंटिटी, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका कोई योगदान डायरेक्टली वो करेंगे ऐसा कुछ नहीं है, दे आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू इंप्लीमेंट पब्लिक पॉलिसी, दैट इज इट, ठीक है। सो सीधा और सटीक आंसर इसका है डी, एन एजेंसी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, दैट इज व्हाट ब्यूरोक्रेसी इज। ओके, सो आंसर डी है इसका। 16, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए, a part of the constitution but has no legal effect, b, not a part of the constitution and has no legal effect, c, a part of the constitution and has the same legal effect in any other part as any other part, and d, a part of the constitution but has no legal effect independently of other parts. अगेन कंफ्यूजन। सबसे पहले तो आप ये क्लियर हो जाएगी प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में दो बातें की गई हैं कि एक तो प्रीएम्बल पार्ट है कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसकी लीगैलिटी क्या है वो बताया गया है। सो पहले तो हम ये क्लियर हो जाते हैं कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो योर चॉइस रिमेन्स बिटवीन ए, सी एंड डी। बी वाला ऑप्शन तो सरासर गलती है बिकॉज यहां पे नॉट अ पार्ट लिखा है, तो वो तो हम निकाल ही देंगे। अब ए वाले ऑप्शन में हैज नो लीगल इफेक्ट, सी वाले ऑप्शन में है हैज द सेम लीगल इफेक्ट इन एनी अदर पार्ट। अब ये सी वाला ऑप्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं अगर फोकस करें तो, कि सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। अब बाकी सारे पार्ट तो एनफोर्सेबल हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन क्या ये एनफोर्सेबल है? नहीं है, तो सी वाला पार्ट भी निकाल दीजिए। अब ए और डी में डिफरेंस क्या है? डी में लिखा है कि इट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, मतलब दूसरे पार्ट के साथ में हम देखें तो उसका लीगल इफेक्ट है, लेकिन अगर आइसोलेशन में देखें तो लीगल इफेक्ट नहीं है। तो इसमें जो कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, दैट इज इन द ऑप्शन ए एंड डी। हमने यहां पे आंसर की में ए मेंशन किया है बिकॉज केशवानंद भारती के जजमेंट को स्टडी किया हमने, और वहां से पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है केशवानंद भारती जजमेंट में दैट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट वोंट हैव एनी लीगल इफेक्ट, ठीक है। एम्फेसाइज किया गया है मतलब घुमा फिरा के बोला है, क्रिस्टल क्लियर बातें नहीं की गई है इसके बारे में, एंड दैट इज व्हाई द आंसर कुड बी ए और कुड बी डी, बट वी आर गोइंग विथ ए, ठीक है। लेकिन आप यहां पे ध्यान रखिए, अगर आपने डी बी किया है तो देयर आर ऑल चांसेस कि आपका वाला भी सही हो सकता है, ठीक है। सो इसका आंसर ए और डी। क्वेश्चन नंबर 17, गोल्ड ट्रांच और रिजर्व ट्रांच रेफर्स टू। अब इकोनॉमिक्स पढ़ी है हमने, हम सब जानते हैं कि भाई रिजर्व ट्रांच पोजीशन और गोल्ड ट्रांच ये बातें हम आईएमएफ के रिलेशन में करते हैं। इट इज अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर, ठीक है। सो रिजर्व ट्रांच पोजीशन आईएमएफ के बारे में बात की जाती है, तब हम रिजर्व ट्रांच वाला वर्ड यूज करते हैं। और ये होता क्या है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गोल्ड दैट ईच मेंबर कंट्री ऑफ आईएमएफ कॉन्ट्रीब्यूट्स एज पार्ट ऑफ इट्स मेंबरशिप ऑब्लिगेशन टू द फंड एंड कैन रेडिली बोरो व्हेन फेसिंग इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, ठीक है। सो जब भी हम पे हमारे ऊपर कोई भी क्राइसिस आती है, मेनली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बिकॉज आईएमएफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से ही डील करता है, तो उस टाइम में, उस खराब वक्त में आप एज अ कंट्री अपना गोल्ड डिपॉजिट कर सकते हैं आईएमएफ के पास और उसके बदले में कुछ लोन ले सकते हैं। सो दैट इज अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर, ठीक है। इतना डीप में आपको नहीं भी पता है, लेकिन फिर भी अगर आपने ऊपर ऊपर से आईएमएफ किया है तो आप जानते होंगे कि रिजर्व ट्रांच वाला जो वर्ड है वो वर्ल्ड बैंक या सेंट्रल बैंक या डब्ल्यूटीओ के रिलेशन में नहीं है, वो सिर्फ आईएमएफ के रिलेशन में होता है, ठीक है। सो यू कैन गो फॉर डी, डी इज द आंसर। Question number 18, again polity, with reference to the provision contained in part 4 of the Constitution of India, which one of the following statements are correct? Part 4 मतलब क्या है? DPSP, हम सब जानते हैं। So पहला स्टेटमेंट है that shall be enforceable by courts, ये तो सरासर गलत ही है। Second, they shall not be enforceable by any court, ये सही है, हम सब जानते हैं। The principles laid down in this part are to influence the making of laws of the state, ये भी हम सब जानते हैं, हम सब ने पॉलिटी अच्छे से पढ़ा है ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। इसका आंसर है डी, दैट इज 2 and 3। इसका आंसर है डी, 2 and 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन,
बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, according to the constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months even if he or she is not a member of the legislature of that state. Second statement है, according to Representation of People Act 1951, a person convicted of a criminal offense and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. इतनी जाति हमारे जो पॉलिटिशियंस है उनके साथ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, या वो खुद नहीं करेंगे अपने साथ, बिकॉज ये होता कौन है प्रिजन में, अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस। सो ये स्टेटमेंट गलत है, अगर आप लॉजिक अप्लाई करेंगे तो भी आपको मालूम चल जाएगा गलत है। एंड द रियलिटी इज कि 2 साल का प्रोविजन है कि अगर if a person is found guilty of any of the following shall be disqualified for a period of, sorry, it is 6 years to contest election after release from jail. So 6 साल का एम्बार्गो लगता है, नॉट ऑफ लाइफ टाइम, ठीक है ना। अच्छा है कि 6 साल का तो लगता है। सो दैट इज द प्रोविजन। सो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। अगर आपने आरपीए को थोड़ा सा पढ़ा है तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। हाँ, यहाँ पे मैं एक और बताता हूँ कि यूपीएससी का ये थोड़ा सा बिहेवियर है, और वो बिहेवियर ये है कि यूपीएससी कई बार कंफ्यूज करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के प्रोविजन में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के प्रोविजन में और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन में कंफ्यूज करती हैं। कई बार वो लोग आपको ये भी बता सकते हैं या स्टेटमेंट के फॉर्म में बोल सकते हैं दैट दिस इज द पर्टिकुलर प्रोविजन XYZ, दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जबकि वो प्रोविजन होता है आरपीए के अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है ना। तो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951 2 एक्ट हैं, ये दोनों आप अच्छे से पढ़िए, एटलीस्ट बेसिक प्रोविजंस, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 months इवन इफ he or she is not a member of the legislature of that state. अब अगर 6 महीने के अंदर कोई पर्सन मेंबर बन जाता है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का, तो उसको मिनिस्टर या सीएम अपॉइंट किया जा सकता है। दैट इज व्हाट दिस स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन हो गए हैं, लेट अस से, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट लेट अस से हम मिस्टर एक्स की बात करते हैं, तो मिस्टर एक्स को मिनिस्टर बनना है, लेकिन मिस्टर एक्स जो है वो अभी लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 164 सब क्लॉज 4, इसके हिसाब से अगर 6 महीने में वो मेंबर बन जाते हैं तो उनको अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन अगर 6 महीने पास हो गए, सपोज आज क्या है, आज 5 अक्टूबर है, सो 5 अक्टूबर से आप देखें तो 6 महीने पास हो गए और 6 महीने तक भी वो मेंबर नहीं बने हैं, तो फिर उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ट्रिगर हो जाएगा और फिर उनको मिनिस्टर पद से रिजाइन करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द प्रोविजन इज, इट इज अंडर आर्टिकल 164(4). अब यहां पे कैच पॉइंट ये है कि इन्होंने लिखा है अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 months एंड अदर थिंग्स। सो ये एलिजिबल टू वोट वाला जो प्रोविजन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। एलिजिबल टू वोट वाला प्रोविजन मेंशन नहीं है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो ये इन्होंने नया ऐड किया है अपने से। सो इसीलिए आइडियली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ए, लेकिन इसका आंसर इसका आंसर डी भी हो सकता है। सो इस अगेन हमारे पास एक चॉइस है कि भाई इसका आंसर ए भी हो सकता है, इसका आंसर डी भी हो सकता है। डी क्यों होगा? डी इसलिए होगा बिकॉज इट इज लाइकली कि पहला स्टेटमेंट भी गलत हो सकता है। गलत क्यों होगा? बिकॉज बाकी की सब बातें सही है, लेकिन ये जो बात है दैट हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड मिनिस्टर, ये बात कहीं पे नहीं लिखी है। बिकॉज लेजिस्लेचर का मेंबर बनने के लिए 25 ईयर्स की मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है। अगर 25 ईयर्स के आप हो चुके हैं तो आप एमएलए वगैरह बन सकते हैं, और एमएलए बनेंगे तभी आप मिनिस्टर बनेंगे, उसके बिना तो पॉसिबल है नहीं। तो वो एमएलए वाली बात लिखी हुई है अलग अलग जगह पे, लेकिन अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट, अब एलिजिबल टू वोट तो 18 साल वाला भी होता है, तो क्या उसको मिनिस्टर बना दिया जा सकता है?
उसको मिनिस्टर हम लोग नहीं बना सकते हैं, बिकॉज 25 साल का होना जरूरी है। एंड दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट और पॉइंट इज डाउटफुल। सो आंसर ए हो सकता है या डी हो सकता है, ए और डी कुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, consider the following statements. The president of India can summon a session of parliament at such place as he thinks fit. The constitution of India provides for 3 sessions of a parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. Statement 3, there is no minimum number of days that a parliament is required to meet in a year. अब सेकेंड वाला स्टेटमेंट सरासर गलत है, ठीक है। गलत इसलिए है, देयर आर यूजुअली 3 सेशंस बट दे आर नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 3 सेशन होते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मेंशन नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट अगर गलत है तो बी चला जाएगा, डी चला जाएगा, आंसर ए और सी में से कोई होगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। अब यहां पे भी एक कैच पॉइंट है, आइडियली इसका आंसर ए और हर जगह आपको इसका आंसर ए ही मिलेगा, हम भी ए के साथ जाएंगे, लेकिन मैं एक और पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूं, और वो पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है कि 6 महीने में एक बार तो पार्लियामेंट को मिलना ही पड़ेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। अब जब 6 महीने में एक बार तो मिलना ही पड़ेगा दैट मीन्स उससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड ही है, 6 महीने में एक बार तो मिलना ही है, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ देखा जाए तो, अगर डीप में सोचा जाए तो। लेकिन अगर जनरलिस्ट व्यू पॉइंट लिया जाए तो स्पेसिफिकली मिनिमम नंबर ऑफ डेज मेंशन नहीं है। और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल भी आया था और उस आर्टिकल के अंदर स्पेसिफिकली ये मेंशन था कि देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट अ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। तो उस आर्टिकल के हिसाब से जाए तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, सॉरी सही है, एंड आंसर होना चाहिए 1 और 3। और बहुत डीप रीडिंग करें हम लोग तो आंसर होगा ए, ठीक है। सो ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, 2 ऑप्शन है आपके पास, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 21, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कंसिडर करते हुए इनका मतलब क्या है वो पूछा गया है। बहुत ज्यादा डीप में चले गए हैं ये लोग हिस्ट्री को लेके और कल्चर को लेके, तो ये क्वेश्चन आई सपोज कि आपने स्किप ही किया होगा। इसका आंसर क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो जो सेकंड वाला है बनियान, इस बनियान का मतलब है इन एंग्लो ईस्टर्न सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी एंड अमंग द नेटिव्स a banyan was a person who was engaged by an individual, mainly a western merchant or a firm, to work for them as a broker, interpreter and agent. So he is an agent of English company, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाला। थर्ड, मिरासेदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू स्टेट, ये वाला भी सही है क्योंकि रोयतवारी सेटलमेंट सिस्टम के अंदर द कंपनी रिकॉग्नाइज्ड मिरासेदार्स एज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ द लैंड, डिसमिसिंग टेनेंट्स राइट। सो टेनेंट को डिसमिस कर दिया और जो मिरासेदार्स होते थे काइंड ऑफ जमींदार, तो उनको ही सोल प्रोप्राइटर ऑफ अ लैंड माना गया। बट जमींदार का सिस्टम से ये रोयतवारी सेटलमेंट सिस्टम अलग है, ठीक है ना, उस डीप में नहीं जाएंगे हम, बट मिरासेदार्स वाला पॉइंट सही है। पहला स्टेटमेंट, औरंग इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ स्टेट, एक्चुअली औरंग का मतलब इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ स्टेट होता है, कहीं पे मेंशन नहीं है, बट औरंग का एक मतलब है जो हर जगह मेंशन है और वो है औरंगजेब। औरंगजेब का मतलब होता है, औरंग मींस थ्रोन एंड जेब मींस अडोरर, हु एडमायर्स। सो औरंगजेब का मतलब है हु एडमायर्स द थ्रोन, ठीक है, जिसको थ्रोन पे रहना पसंद है। सो इसीलिए औरंग का ये वाला मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है ये गलत है, ठीक है। सो पहला गलत मानेंगे हम, सो हम जाएंगे सी 2 और 3 के साथ, ठीक है। और ये सेटल्ड पोजीशन हो गई है अभी कि आंसर इसका सॉरी बी होगा 2 और 3। सो आंसर इज बी, कोई इसमें कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, स्थाविरावादीन्स बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म। सेकेंड, लोकोत्तरावादीन sect was an offshoot of Mahasangika sect of Buddhism. And third, deification of Buddha by Mahasangikas fostered the Mahayana Buddhism. अब deification का मतलब क्या होता है
कि बुद्धा को एज अ डीटी के फॉर्म में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया महासंघिकास ने। डीटी के फॉर्म में जब प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया तो मतलब उनकी मूर्ति बनाई गई, उनकी इमेजेस बनाई गई, ठीक है ना। तो ये पॉइंट सही है, थर्ड वाला पॉइंट। सेकेंड वाला पॉइंट भी सही है, दैट द लोकोत्तरावादीन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। वो गलत इसलिए है बिकॉज ये जो स्थाविरावादीन होते हैं दे डू नॉट बिलोंग टू महायाना, दे बिलोंग मेनली टू हीनयाना ट्रेडिशन। ऑल्दो हीनयाना में उनका मेंशन नहीं है, लेकिन वो जो बिलीव, उनका जो बिलीफ सिस्टम था ना स्थाविरावादीन, उनका बिलीफ सिस्टम ये था कि भी जो गुरुओं ने बात बताई है या जो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स है, दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, एंड दैट वाज द बिलीफ सिस्टम ऑफ हीनयाना एज वेल, ठीक है। तो वो महायाना से लिंक्ड नहीं है, वो हीनयाना से लिंक्ड है। सो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, आप उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। 23. Which of the following statements correctly explains the impact of industrial revolution on India during the first half of 19th century? So first half of 19th century में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उसका इम्पैक्ट क्या था? सो इम्पैक्ट क्या था? सब लोग जानते हैं कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा आपके साथ कि पहला स्टेटमेंट आपने जो पढ़ा और वही आपको लग रहा है कि सही है, कि भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो रूइन हो गए थे, तो चलो सही करके आगे निकलते हैं। ऐसे गलती कभी नहीं करनी है। आपको अगर पहला स्टेटमेंट सही लग भी रहा है तो भी आपको बी सी डी सारे स्टेटमेंट जितने भी हैं सब अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस पहले वाले से आगे जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो ज्यादा सही हो, ठीक है ना। तो सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं आपको, आप ये सारे पढ़ लीजिए, ये सारे सही नहीं है। इसका आंसर ए है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड। अब सही क्यों नहीं वो भी एक बार देख लेते हैं, तो आपको डाउट ना रहे कि मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंडिया में मशीन्स आई थी टेक्सटाइल सेक्टर में, बट इट वाज इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1850 के बाद कहीं कहीं पे आना शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। सी है, रेलवे लाइंस वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये भी सेकेंड हाफ में हुआ था 1853 के बाद, और यहाँ पे डेलिबरेटली इन लोगों ने फर्स्ट हाफ लिखा है, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। डी, हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, ऐसा तो वो लोग गलती कभी करेंगे नहीं, तो ये भी गलत। आंसर है ए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन बात करता है हिस्ट्री के बारे में। अब यहाँ पे इन लोगों ने पूछा है कि भाई जो राइज ऑफ प्रतिहारास हुआ किंग भोजा के टाइम पे, एंड पल्लवा हुआ महेंद्र वर्मन वन के टाइम पे, चोला हुआ पराताका वन के टाइम पे, एक्चुअली ये टाइपो है, परांताका है, और पाला डायनेस्टी अंडर गोपाला। तो इनको आपको अरेंज करना है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं क्या है। इसका आंसर है सी। सी का मतलब है कि सबसे पहले हुआ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा अंडर महेंद्र वर्मन वन, देन पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला, देन राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर किंग भोजा, एंड देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परांतका वन, ठीक है। सो आंसर होगा इसका सी, सेटल पोजिशन, कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं। 25. Which one of the following phrases define the nature of the hundi generally referred to in the sources of post हर्षा period? सो हर्षा के टाइम पे जो हुंडी वर्ड यूज होता था उसका मतलब क्या है? आसान सा है, इकोनॉमिक्स के बारे में भी अगर आप थोड़ा जानते हैं, इकोनॉमिक्स आपने अच्छे से पढ़ी है, तो भी आपको मालूम होगा कि हुंडी का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। सो हुंडी वर्ड जो है वो वहीं से आया है, ठीक है ना। उसका मतलब है इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज को पुराने जमाने में हुंडी कहा जाता था। 26. विथ रेफरेंस टू द बुक देशर कथा, देशर कथा बुक के बारे में वो बुक लिखी थी सखाराम गणेश देउस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दैट। सो इस देशर कथा बुक के बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ऑब्वियसली आपने ये देशर कथा बुक कभी पढ़ी नहीं होगी, ठीक है। सो इफ यू कैन लॉजिकली गैस तो आप गैस करिए, अगर गैस नहीं कर सकते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर करना है, स्किप करना है। पहला स्टेटमेंट, इट वार्नड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड, ये सही है। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेट्स एंड फोक सॉन्ग्स, ये भी सही है।
द यूज ऑफ देश बाय देउस्कर वॉज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल की ही बात की थी, बाकी देश की बात नहीं की थी। ये स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर है ए, सेटल्ड पोजीशन। ठीक है, अगर आपने ये ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो इसका आंसर ए है, ये जान लीजिए। 27 वेरी सिंपल क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट, अपने स्पेक्ट्रम जो पढ़ते हैं आप उसमें है ये। सो गांधी इरविन पैक्ट के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया है। पहला, इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सही है। विथड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी सही है, उन्होंने ये बात मान ली थी। थर्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन टू इंक्वायर इनटू पुलिस एक्सेसेस, ये बात उन्होंने नहीं मानी थी। और एक और बात नहीं मानी थी, वो आप जानते होंगे शायद, कि गांधी जी ने यह भी डिमांड किया था इरविन के सामने कि जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु है उनका डेथ सेंटेंस कम्यूट कर दिया जाए, उनको कोई और फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दे दिया जाए, बट ये बात भी नहीं मानी गई एंड दे वर हैंग। ठीक है, सो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। एंड फोर्थ सही है, रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विथ वायलेंस, ये बात मान ली गई थी। सो गांधी इरविन पैक्ट के अंदर 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट थे। सो आंसर इज बी, 1, 2 एंड 4। 28 फैक्चुअल, वित्तल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज बाय, इट वाज बाय गोपाल बाबा वालंगर। फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, published in 1988. 29 with the reference to history of India, the terms Kulyavapa and Dronavapa, it denotes what? So actually it denotes measurement of land पुराने जमाने में, और ये पुराना जमाना it is at the time of गुप्ता के टाइम पे, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे कुल्यवाप और द्रोणवाप ये दो वर्ड यूज किए जाते थे फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड। 30th, अब यहां पे आपको एक इंस्क्रिप्शन या एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये पूछा गया है कि कौन से रूलर ने ये टेक्स्ट अपने सब्जेक्ट के लिए इंस्क्राइब करवाया था। एंड द टेक्स्ट इज, whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with a view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. अब यहां पे इसका मतलब ये है कि this inscription is trying to say that we have to maintain religious harmony, ठीक है ना। सो रिलीजियस हार्मनी के बारे में सबसे ज्यादा एम्फेसिस किसने किया था, ठीक है, तो अगर आप ये जानते हैं कि अशोका ने किया था तो अशोका आप टिक करके आए होंगे और यही ऑप्शन सही है, इसका आंसर है अशोका। 31 with reference to cultural history of India, which one of the following is the correct description of the term paramitas? So paramitas क्या होता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से? So they are actually perfections whose attainment led to the bodhisattva path. So answer is this, C. Factual question again. 32. In the context of Indian history, the Rakhmabai case of 1884 revolved around women's right to gain education, age of consent and restitution of conjugal rights. Conjugal rights मतलब जो being a married couple एक दूसरे के जो राइट होते हैं उनको हम कॉन्जुगल राइट्स कहते हैं, ठीक है। अब 1884 ये ईयर यहाँ पे मेंशन किया है, ये ईयर बहुत काम का है क्योंकि 1891 के अंदर एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ था। 1891 के अंदर एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ था और एज ऑफ कंसेंट एक्ट डील करता है कि मैरिज की एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। सो एज ऑफ कंसेंट तो होगा ही, 2 तो होना ही चाहिए। सो आंसर ए, बी या डी में से कोई एक है। इसका सही जवाब है एज ऑफ कंसेंट एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दैट इज बी, 2 and 3 इज द आंसर। डिटेल में यहां पे लिखा हुआ है कि व्हाट वाज दैट केस वाज अबाउट, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसका आंसर बी है। वुमेन राइट्स टू गेन एजुकेशन, उसके बारे में वहां पे बात नहीं हुई थी, वहां पे बात थी कि एज ऑफ कंसेंट क्या होनी चाहिए और कॉन्जुगल राइट्स कैसे होने चाहिए और उसका रेस्टिट्यूशन कैसे किया जाए। आंसर इज बी। 33 वेरी सिंपल क्वेश्चन, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। इंडिगो कल्टीवेशन इंडिया में 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में डिक्लाइन क्यों हुआ, यह पूछा गया है। अब सब जानते हैं कि इंडिगो जो है इट इज अ नेचुरल डाई एंड उस जमाने में सिंथेटिक डाई आ गई थी, तो जब सिंथेटिक डाइज मिलती हैं जो केमिकली प्रोड्यूस होती हैं वो काफी अच्छी होती हैं,
तो फिर नेचुरल डाई को परचेज कौन करेगा? सो इंडिगो का बिजनेस उस टाइम में बहुत लॉस मेकिंग हो गया, एंड दैट इज वाई इट्स कल्टिवेशन ऑल्सो डिक्लाइन. सो 33 का आंसर है बी. Yes, let us move to the next 34. Wellesley established the Fort William College at Calcutta because, so Wellesley ने Fort William College around 1905 के आसपास एस्टेब्लिश की थी. तो क्यों की थी? दैट इज द क्वेश्चन. सो हिस्ट्री पढ़ी है आपने तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी है. दैट ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिन पर्पसेस इन इंडिया. ठीक है ना? तो वो कॉलेज शुरू हुई और बहुत जल्दी बंद भी हो गई. सो आंसर इज D. 35. With reference to history of Ulgulan or the Great Tumult is the description of which of the following event? अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? क्योंकि बिरसा मुंडा का बहुत बड़ा स्टैच्यू बनने वाला है, और वो स्टैच्यू जब बन रहा था तो न्यूज में वो काफी कवर किया था कि भाई वो बनने वाला है, और न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में अलग अलग जगह पे ये मेंशन था कि उसको उल गुलान भी कहते हैं. इवन उस स्टैच्यू का नाम उल गुलान रखा है उन्होंने. और उल गुलान का मतलब क्या होता है? ग्रेट टुमुल्ट. ठीक है? कि मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टेटस है उसको डिसमेंटल कर देता है, उसको उल गुलान कहते हैं. ठीक है? इट इज एसोसिएटेड विद बिरसा मुंडा रिवोल्ट. डी. अगर करंट अफेयर्स आपने कवर किए हैं तो आप जानते होंगे इसके बारे में. इवन बिरसा मुंडा के बारे में अलग अलग बुक्स में मेंशन है, वहां पे भी उल गुलान का जिक्र किया हुआ है. इट इज डी. सेटल्ड पोजीशन. 36. अलग अलग स्कॉलर्स की बात की गई है और उन्होंने कौन सी वो किस जमाने में थे. सो यहां पे इस साइड स्कॉलर्स का मेंशन है पाणिनि, अमर सिम्हा, कालिदास, और यहां पे है रूलर्स पुष्यमित्र शुंगा, हर्षवर्धना एंड चंद्रगुप्त टू, दैट इज विक्रमादित्य. सो थर्ड ऑप्शन सही है, पहले दो गलत है. पहले दो गलत इसलिए है बिकॉज पाणिनि जो है जिन्होंने अष्टध्यायी लिखी थी वो गांधार में थे और ही वॉज अराउंड 400 BC. ही एग्जिस्टेड अराउंड 400 BC. और पुष्यमित्र शुंगा जो है उन्होंने लास्ट मौर्यन रूलर को डिसमेंटल करके अपना साम्राज्य शुंगा डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी. दैट वाज अराउंड 185 BC. 185 BC. सो 400 BC और 185 BC में बहुत बड़ा अंतर है. सो पहला स्टेटमेंट गलत है. सेकेंड, अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धना, ये भी गलत है. गलत इसलिए है बिकॉज अमर सिम्हा वॉज एसोसिएटेड विद विक्रमादित्य. एंड थर्ड स्टेटमेंट तो सही है. विक्रमादित्य जो है जिसकी यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग, चंद्रगुप्त टू, ये चंद्रगुप्त टू के यहां पे 9 जेम्स एग्जिस्ट करते थे. उसमें से 2 थे अमर सिम्हा एंड कालिदास. 37. साइंस का क्वेश्चन बट सिंपल क्वेश्चन कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इन केस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है? प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इन केस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है? इसका आंसर डी है, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस इन केस ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. सो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस ट्रांसफर ना हो ऑफस्प्रिंग पे तो उसके लिए ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाती है. दैट इज प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. ठीक है? 38. With present state of development, artificial intelligence can effectively do which of the following? Artificial intelligence क्या क्या कर सकती है? So बहुत सिंपल लगता है प्राइमा फेसी. अब यहां पे पहला स्टेटमेंट है ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ये सही है. एआई का यूज करके हम ये कर सकते हैं. थर्ड है डिजीज डायग्नोसिस, किया जा सकता है. टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, ये हम सब लोग यूज करते हैं, ये भी किया जा सकता है. जो प्रॉब्लम है वो है सेकंड और फिफ्थ के अंदर, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स. क्या एआई का यूज करके मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज की जा सकती है? एक्चुअली हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मीनिंगफुल तो ह्यूमन इंटरवेंशन से ही होगा, एआई कैसे कर सकता है? बट पिछले कुछ सालों में ऐसी टेक्नोलॉजीज आई हैं और ऐसे सॉफ्टवेयर निकाले गए हैं कि जो ऑटोमेटिकली अच्छे अच्छे सॉन्ग्स और ट्यून्स आपको बना के सुनाएंगे. सो सेकेंड स्टेटमेंट सही है. एंड इवन वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस हैज ऑल्सो बीन टेस्टेड. सो इसका आंसर है डी. 1, 2, 3, 4 एंड 5. जो कंफ्यूजन बहुत लोगों को हुआ होगा शायद वो 1, 3 एंड 4 और 1, 2, 3, 4, 5 में हुआ होगा. सही आंसर है इसका डी, 1, 2, 3, 4, 5.
39 with reference to visible light communication technology which of the following statements are correct? विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 to 780 नैनोमीटर, सही है. इट इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, ये गलत है क्योंकि उसको शॉर्ट रेंज के लिए ही हम यूज कर सकते हैं और उसको कहा भी कोलोकियली जाता है इट इज अ शॉर्ट रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन. एंड थर्ड, इट कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, सही है. फोर्थ, इट हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये भी सही है. इसका आंसर है सी 1, 3 एंड 4. सेटल्ड पोजीशन, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इसका आंसर सी है 1, 3, 4. 40 with reference to blockchain technology consider the following statements. अब क्या क्या स्टेटमेंट सही है ये पूछा है ब्लॉकचेन के बारे में. हम सब जानते हैं ब्लॉकचेन का जिक्र होता है जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तब. सो पहला स्टेटमेंट है इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स, सही बात है. सेकंड स्टेटमेंट बात करता है कि वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बारे में ही है और किसी के बारे में नहीं होता है, ये गलत है. क्रिप्टो करेंसी उसका सिर्फ एक हिस्सा होता है. ब्लॉकचेन मतलब हर बार क्रिप्टो करेंसी, दैट इज रॉन्ग, सेकंड गलत. थर्ड, एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, कोई भी चाहे उसका यूज कर सकता है विदाउट एनीबॉडीज परमिशन. आंसर इज डी फॉर दिल्ली. वेरी सिंपल क्वेश्चन. हाँ 41. अब ये थोड़ा ट्रिकी है, क्यों है बताऊंगा मैं आपको. विथ रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है क्या सही है. पहला, दे कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन ह्यूमन बॉडी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है. तीसरा, दे कैन बी यूज्ड एज बायोकेमिकल सेंसर्स, मतलब आपने ड्रिंकिंग किया है कि नहीं किया वो लोग चेक करते हैं ना मशीन से, दैट इज अ बायो सेंसर. तो उसमें भी कार्बन नैनो ट्यूब्स का यूज किया जा सकता है. एंड फोर्थ, कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोकेमिकल, बिल्कुल सही बात है. सो अब सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं. एक्चुअली आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज भी बनाई जा सकती हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स को लेके, लेकिन बीच में एक रिसर्च आया था कि इट इज नॉट एडवाइजेबल टू मेक आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज यूजिंग कार्बन नैनो ट्यूब्स, क्योंकि ऐसा करने जाएंगे तो ब्लड क्लॉट हो जाता है. ठीक है, बट बना सकते हैं हम. तो उस हिसाब से आंसर इज डी. एंड अकॉर्डिंग टू माय व्यू पॉइंट सेटल्ड पोजीशन इज आंसर डी, कोई उसमें दो राय नहीं. 42 कंसिडर फॉलोइंग स्टेट एक्टिविटीज, चलो करते हैं कंसिडर. पहला, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप फील्ड, इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोस एंड कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स. स्पाउटिंग वेल्स का मतलब कि वेल्स जो हैं वो सांस लेने के लिए कई बार सरफेस तक आती है, तो वो स्पाउटिंग वेल्स होती है. सो जब वो सांस लेने के लिए सरफेस पर आती हैं तो डीएनए उनके ब्रेथ के सैंपल्स लिए जा सकते हैं फॉर डीएनए एनालिसिस. तो ये तीनों चीजें हम ड्रोन से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये पूछा गया है. अब क्या दिक्कत है, कर सकते हैं. ये तीनों की तीनों चीजें हम लोग ड्रोन से आसानी से कर सकते हैं. करनी चाहिए कि नहीं चाहिए वो दूसरी चीज है. आपको ये नहीं पूछा है कि करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये पूछा है, ठीक है ना. तो कर सकते हैं, आंसर इज डी. क्योंकि वो मैं नहीं चाहिए या नहीं चाहिए क्यों मतलब बता रहा हूं मैं, बिकॉज न्यूज़पेपर में बहुत बार आर्टिकल आए हुए हैं कि ड्रोन से पेस्टिसाइड्स स्प्रे नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स बहुत सारे होते हैं. तो आपको ये कंसिडर ही नहीं करना है, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बस इतना ही. करना चाहिए कि नहीं चाहिए ये आपको नहीं पूछा गया है. इसका आंसर है डी, डी फॉर दिल्ली. 43, the experiment will employ a trio of spacecraft flying in formation in the shape of an equilateral triangle, मतलब समथिंग लाइक दिस. एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, विथ लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट, मतलब यहां पे लेजर शाइन करेगी एकदम मस्त वाली, ठीक है ना. सो ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये एक्चुअली बात कर रहा है अबाउट इवॉल्व लीजा. लीजा करके एक स्पेस मिशन नासा इज प्लानिंग, तो उसके बारे में बात कर रहा है. वो मेनली मिशन होगा टू स्टडी ग्रेविटेशनल वेव्स. तो उसमें 3 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाएंगे और ये तीनों इस टाइप की पोजीशंस में होंगे, ठीक है. अब यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको लीजा पाथफाइंडर में और इवॉल्व्ड लीजा में. एक्चुअली लीजा पाथफाइंडर जो है इट वाज जस्ट अ डेमो मिशन जस्ट टू चेक द वायबिलिटी ऑफ इवॉल्व्ड लीजा. एंड वो पाथफाइंडर मिशन हो चुका है और ये कंफर्म है कि नासा विल बी लॉन्चिंग दिस इवॉल्व्ड लीजा इन 2034, द ईयर 2034. आंसर इज डी. 44,
अगेन साइंस का क्वेश्चन, genetic changes can be introduced in the cells that produce eggs or sperms of a prospective parent. Second, a person's genome can be edited before birth at early embryonic stage. ये होता है, हम जानते हैं. Third, human induced pluripotent stem cells can be injected into embryo of pig. Yes, ये किया जा सकता है. Human pluripotent stem cells can be interested into embryo of a pig. ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है. आंसर इज डी. न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में पूछा है. अब एक और चीज बता दूं मैं आपको, ट्रिक टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कि भाई आप न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन बच्चों को दी जाती हैं. अब आपके घर में तो शायद बच्चे अगर होंगे भी तो आप उनको वैक्सीन दिलाने कभी खुद गए नहीं होंगे, तो आपको मालूम नहीं होगा. तो ये वैक्सीन क्या होती है आपने कभी शायद पढ़ा भी नहीं होगा, बिकॉज इतना साइंस डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, एक काफी अच्छी ट्रिक है. हम सब जानते हैं कि वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं. थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शंस. अब इवन इफ you are not aware about the first statement, you are not aware about the second statement, but you know कि भाई वैक्सीन के रिएक्शन तो होते ही है, कोई भी वैक्सीन रिएक्शन प्रूफ तो होती नहीं है. ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, आप ये जानते ही. तो थर्ड गलत है, तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा. अब बचा क्या, वन ओनली एंड वन एंड टू. तो आपका काम आसान हो गया. यू हैव टू गो विथ आइदर ए और यू हैव टू गो विथ आइदर बी. और उसमें ए और बी में खेल किसका है, सेकंड स्टेटमेंट का. सेकंड स्टेटमेंट क्या है, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड. ये बात सही है. ये बात सही इसलिए है बिकॉज न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो होती है वो वैक्सीन इट प्रिवेंट्स अगेंस्ट न्यूमोनिया कॉज्ड बाय वायरस एज वेल एज बैक्टीरिया. न्यूमोनिया बैक्टीरिया से भी होता है. तो अगर ये वैक्सीन नहीं दी गई है आपको, तो जब भी आपको ऐसा कोई सिम्टम्स दिखेगा तो आप एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन लेंगे और उससे ड्रग रेजिस्टेंट कंडीशन डेवलप हो सकती है आपकी बॉडी में, एंड दैट इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल. सो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है. अगर न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन ली है तो आपको ये ड्रग रेजिस्टेंट वाली सिचुएशन शायद नहीं आएगी. सो आंसर इज बी, बी फॉर बॉम्बे. और पहला स्टेटमेंट भी सही है, दैट वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस. ये सही है. सो आंसर इज बी, बी फॉर बॉम्बे. तो कई बार आप एलिमिनेशन मेथड से भी अपना काम आसान कर सकते हैं यूपीएससी में. और आई सपोज कि कई बार नहीं, इन 75% ऑफ द क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स यू कैन डू दैट. 46, in India the term public key infrastructure is used in the context of, it is actually used in the context of digital security infrastructure. क्या होता है ये कि जैसे मैं फिजिकली यहाँ पे साइन करता हूँ ना, तो ऐसे ही मैं डिजिटली भी साइन कर सकता हूँ. ठीक है, आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग पेन ड्राइव का यूज करते हैं टू साइन डिजिटली. सो दैट इज अ डिजिटल सिग्नेचर विच पीपल यूज. तो उस डिजिटल सिग्नेचर की सिक्योरिटी के लिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है. सो आंसर विल बी डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, इट इज मेनली फॉर डिजिटल सर्टिफिकेट्स, डिजिटल सिग्नेचर एंड पब्लिक की एनक्रिप्शन. 47 कोर साइंस का क्वेश्चन है ये, दैट पूछा है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. पहला स्टेटमेंट, प्लांट सेल हैव सेल्यूलोज सेल वॉल्स व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट. ये सही है. ये बेसिक साइंस आपने शायद 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. सेकंड, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स डू. ये गलत है. प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. Third, mature plant cells has one large vacuole while animal cells has many small vacuoles. ये स्टेटमेंट सही है. इसका आंसर है 1 and 3. कोर साइंस का क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते आप इसके बारे में. या तो ये आपको आता है या आपको नहीं आता है. अगर नहीं आता है तो ज्यादा लॉजिकल गेसिंग करने से अच्छा है कि वी कैन स्किप दैट, है ना. नेगेटिव मार्किंग ना हो उसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है. 48, which of the following are the reasons factors for exposure to benzene pollution. बेंजेन पॉल्यूशन किन चीजों से होता है? आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव. सबसे होता है. टोबैको से भी होता है, वुड बर्निंग से भी होता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से भी होता है. और वुड बर्निंग से होता है मतलब यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, मतलब जो वुडन फर्नीचर पुराना हो चुका होता है उसको आप यूज करते हैं, उससे भी होगा. और पॉलीयूथेरिन के प्रोडक्ट्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो भी आपको होने के चांसेस हैं. आंसर इज डी, डी फॉर दिल्ली.
अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बट जनरली ऐसे क्वेश्चंस में अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑप्शन आपको गलत नहीं लग रहा है तो इट इज लाइकली कि सही ही है सारे के सारे, ठीक है। अनलेस एंड अनली यू नो अबाउट इट कि कोई स्पेसिफिक ऑप्शन बहुत ज्यादा ऑड है जो गलत होने के चांसेस हैं, तो अगर लॉजिकल गेसिंग के थ्रू जाएं हम तो इट कैन बी डी, डी इज द आंसर, ठीक है। 49, if another global financial crisis happens in near future, which of the following actions policies are the most likely to give some immunity to India? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। तो अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस फ्यूचर में होती है तो हमारी कौन सी पॉलिसी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी? पहला स्टेटमेंट सही है कि भी हमें डिपेंड नहीं करना है फॉरेन बोरोइंग के लिए। सेकेंड, ओपनिंग अप ऑफ मोर फॉरेन बैंक्स। अगर बहुत ज्यादा फॉरेन बैंक ओपन करेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, ठीक है, तो ये गलत है। एंड फुल कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी अगर करेंगे तो भी गलत है, ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें अपने आप को शील्ड रखना है, इम्यून रखना है, तो आंसर इज ए, वन ओनली। 100% एक्यूरेट आंसर है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है, आंसर इज ए। 50, बहुत सिंपल क्वेश्चन कि अगर आप 1 लाख कैश विड्रॉ करते हैं अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से और उसका इफेक्ट क्या होगा एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी पे। आपने पैसे विड्रॉ किए तो उसका इफेक्ट क्या होगा एग्रीगेट मनी सप्लाई पे? तो उसका इफेक्ट ये होगा कि उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मनी सप्लाई में कैश भी आता है और डिमांड डिपॉजिट भी आती है। तो अगर आप यहां से विड्रॉ करके यहां पे ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्रीगेट मनी सप्लाई विल रिमेन सेम। आंसर इज डी। 51, with reference to foreign direct investment in India, which of the following statements is considered major characteristic? It is investment through capital instruments essentially in the listed company, जरूरी नहीं है, अनलिस्टेड में भी हो सकता है। It is largely non debt creating capital flow, ये सही है, ठीक है, इट कम्स अंडर नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो या रिसीट, एनडीसीआर, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। सी, इट इज इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग, नहीं, वो इसमें नहीं होता है, वो लोन में होता है। इट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी गलत है क्योंकि यहां पे क्लियरली एफआईआई की बात की गई है। सो एफडीआई के बारे में बी स्टेटमेंट सही है, आंसर विल बी बी। 100% accurate, no dilemma. 52, with reference to international trade of India at present, which one of the following statements are correct? इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया का जो है उसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से क्रैक किया जा सकता है। पहला, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इंपोर्ट। मर्चेंडाइज मतलब गुड्स एक्सपोर्ट, गुड्स एक्सपोर्ट आर लेस देन गुड्स इंपोर्ट, ये सब जानते हैं, ऐसा ही है। थर्ड स्टेटमेंट, इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आर मोर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सरप्लस है, सब जानते हैं। फोर्थ, इंडिया सफर्स फ्रॉम ओवरऑल ट्रेड अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी सब जानते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कि इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। इंपोर्ट तो हमेशा बढ़ता ही जाता है, कम कब हुआ है ना, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, आंसर हो गया डी, 1, 3 एंड 4। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है बट काफी लॉजिकल है, कोई ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो। 53, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज रेफर्स टू व्हाट? अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि आपने सुना होगा कि आई थिंक आज से 6-7 महीने पहले न्यूज आई थी कि भाई क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो नेगेटिव चला गया है। तो वो नेगेटिव कहां गया था? वो नेगेटिव गया था वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। अब ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है? ये बेसिकली क्रूड ऑयल के बारे में यूज किया जाता है। क्रूड ऑयल की जो स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट में फिक्स होती है वो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के नाम से जानी जाती है, ठीक है, WTI। सो इट इज यूज्ड इन रिलेशन टू क्रूड ऑयल, आंसर इज ए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 54, in the context of Indian economy, non-financial debt includes which of the following? पहला स्टेटमेंट है हाउसिंग लोन्स ओड बाय इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स। सेकेंड स्टेटमेंट है अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट कार्ड्स, एंड थर्ड वन इज ट्रेजरी बिल्स। अब नॉन फाइनेंशियल डेट होता क्या है वो पहले देख लेते हैं। नॉन फाइनेंशियल डेट, इट कंसिस्ट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज,
इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट्स। सो बैंक्स के अलावा जो भी लोग लोन देते हैं किसी को, उसको हम नॉन फाइनेंशियल डेट का पार्ट गिनते हैं। और वो दूसरे लोग कौन होते हैं? या तो गवर्नमेंट होगी, या इंडिविजुअल्स होंगे, या कॉर्पोरेट्स होंगे। ठीक है ना? सो ये तो बैंक देती है, तो ये तो आएगा नहीं। ये भी बैंक देती है, ये भी आएगा नहीं। अब ट्रेजरी बिल के केस में क्या होता है कि इट इज पॉसिबल कि ट्रेजरी बिल के अंदर इन्वेस्ट किया है आरबीआई ने। ट्रेजरी बिल इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच आरबीआई लेंड्स मनी टू गवर्नमेंट। सो वी कैन से कि ट्रेजरी बिल्स इज पार्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल डेट। सो इसका आंसर होगा सी, दैट इज 3 ओनली। बट यहां पे कैच पॉइंट ये है कि नन ऑफ द अबव भी हो सकता है। नन ऑफ द अबव यहां पे लिखा नहीं है, इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं। बट इसका प्रॉपर आंसर नन ऑफ द अबव हो सकता है। द रीजन बीइंग कि ट्रेजरी बिल्स के अंदर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं, सच एज बैंक्स। तो बैंक अगर ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करती है तो इट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डेट एंड नॉट नॉन फाइनेंशियल डेट। अगर आरबीआई ने इन्वेस्ट किया है तो ही नॉन फाइनेंशियल डेट है ना। तो इट इज लाइकली कि नन ऑफ द अबव भी हो सकता है, बट वो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। दैट इज वाई यहां पे हम लोग सी चूज कर रहे हैं, लेकिन होने को नन ऑफ द अबव भी हो सकता है। ठीक है। 55 इन इंडिया व्हाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड्स एंड अदर्स नॉट। इसका रीजन ये है कि कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं और वो यूज करते हैं, और कुछ डोमेस्टिक सप्लाईज पर रिलाई करते हैं। तो IAEA गाइडलाइंस के हिसाब से डोमेस्टिक सप्लाई वालों को उनके सेफगार्ड मैकेनिज्म के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बट जो इंपोर्टेड यूरेनियम यूज करते हैं उनके लिए जाने की जरूरत है। न्यूज़पेपर में इसके बारे में डिटेल्ड कवरेज 2019 के अंदर आ चुकी है। ठीक है। और सेफगार्ड का मतलब क्या होता है कि IAEA उनका ऑडिट कर सकते हैं कभी भी जब वो चाहे तब। दैट इज सेफगार्ड। 56 ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग दैट? पहला स्टेटमेंट है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। Second, they apply to investment measures related to trade in both goods and services. And third, they are not concerned with the regulation of foreign investment. अब एक्चुअली जो ट्रिम्स है, ये ट्रिम्स WTO का हिस्सा है, दिस एग्रीमेंट, एंड इट ओनली टॉक्स अबाउट गुड्स नॉट इन सर्विस नॉट सर्विसेज। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब ये क्या बात करता है, ये क्या कवर करता है? ये कवर करता है कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आपकी कंट्री में आके इन्वेस्ट करता है तो उसको कुछ प्रोटेक्शंस मिलने चाहिए, और वो प्रोटेक्शंस क्या होंगे ये उसके बारे में बात करता है। पहला प्रोटेक्शन की क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड, दैट इज करेक्ट। अगर आपके यहां पे कोई इन्वेस्टर्स आया है फॉरेन इन्वेस्टर, तो आप उसके इंपोर्ट के ऊपर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं। एंड थर्ड वन इज दैट दे आर नॉट कंसर्न्ड विद रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सही है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के आने के बाद वाली चीजों को रेगुलेट करता है। उस इन्वेस्टर के आने से पहले जो गाइडलाइंस बनी हुई है कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, उनके बारे में ये बात नहीं करता है। सो आंसर इज सी, 1 and 3, सिंपल। 57 if RBI to adopt an expansionist monetary policy, which of the following it should not do or it would not do? क्या नहीं करेगी वो? सो अगर एक्सपेंशन करना है मनी सप्लाई का, तो ये तो बिल्कुल करेगी, ये भी करेगी, लेकिन MSF इंक्रीज नहीं करेगी। MSF इंक्रीज करने से तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा बढ़ने की जगह। ठीक है। और पूछा क्या है? नॉट डू। सो आंसर इज बी। 58 पोस्ट 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या हुआ था उसके बारे में बात की गई है। पहला स्टेटमेंट, वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन अर्बन एरिया एंड डिक्रीज इन रूरल एरिया। ये गलत है क्योंकि दोनों एरियाज में वर्कर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। थोड़ा बहुत इंटेंसिटी ऊपर नीचे हो सकता है, बट नॉट दिस स्टेटमेंट। द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरिया इन वर्कफोर्स स्टेडीली इंक्रीज्ड। अब ये स्टेडीली ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना, थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होता है, तो ये भी गलत है। इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज्ड। ये सही है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज रूरल एरिया में जाके इन्वेस्ट करने लगी, सो नॉन फार्म इकोनॉमी वेंट अप। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड। ये भी सही है। इट इज नोन फॉर जॉबलेस ग्रोथ। ये जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है 1991 के बाद का, इट इज नोन फॉर जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ हुई लेकिन जॉब क्रिएट नहीं हुई, ठीक है ना। सो आंसर इज बी, बॉम्बे, 3 and 4। 59 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक
के बारे में बात की गई है। पहले स्टेटमेंट में कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है कि डीसीसीबी शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज ज्यादा करती है कंपेयर टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। अब ये स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि डीसीसीबीज इंडिया में बहुत कम है कंपेयर टू कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, तो ऑब्वियसली उनका क्रेडिट सप्लाई भी मार्केट में कम ही होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ डीसीसीबी इज टू प्रोवाइड फंड्स टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो ये सही है, ऊपर वाला गलत है, आंसर इज बी। कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इट टॉक्स अबाउट साइबर इंश्योरेंस, कि इंडिविजुअल को साइबर इंश्योरेंस जो मिलता है इंडिया में, जनरली उसमें क्या क्या चीजें कवर होती है। तो उसमें रिस्टोरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर कवर होता है, कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट कवर होता है। सॉरी नहीं होता है, क्यों नहीं होता है वो बताऊंगा मैं। कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन होता है। डिफेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ सूट फाइल करने के लिए वो भी होता है। अब ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी एरा गैरा आपका कंप्यूटर तोड़ देता है तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। साइबर इंश्योरेंस इज फॉर सम फ्रॉड और सम दैट काइंड ऑफ थिंग, कोई डेलिबरेटली फ्रॉड करता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में है। कोई मिसक्रिएंट आपके घर में आपका कंप्यूटर तोड़ देता है, ऑफिस में तोड़ देता है, तो दैट इज नॉट कवर्ड अंडर साइबर इंश्योरेंस। ओके, इट इज लॉजिकल, आंसर इज बी 1, 3 एंड 4। 61 काफी अच्छा क्वेश्चन है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या चीजें कवर करता है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब, पब्लिक का मतलब मैंने बताया हुआ है आपको हमेशा, क्या होता है, गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए, जो लंबा फायदा दे वही इन्वेस्टमेंट, छोटे फायदे वाली चीज इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो एमएसपी शॉर्ट टर्म फायदा ही देती है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी फार्मर को शॉर्ट टर्म फायदा, इन्वेस्टमेंट नहीं है। एग्रीकल्चर लोन का वेव हो जाना शॉर्ट टर्म फायदा, इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट है कंप्यूटराइजेशन, इन्वेस्टमेंट है सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट है कोल्ड चेन फैसिलिटीज। आंसर इज 2, 3 एंड 6 सी। 62 व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में क्या चीज सही है। अब यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में बात की है, और पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है वो देख लीजिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी बिफोर इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंटरेस्ट। तो कितना इंटरेस्ट कवर कर रहा है आपका प्रॉफिट। अगर सपोज आपका प्रॉफिट 100 रुपए का है और इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं लोन के ऊपर दैट इज 10, तो आपका प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट को 10 टाइम्स कवर कर रहा है, तो यू आर एट अ बेटर पोजीशन, है ना। तो ये मतलब होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म, ये सही है। दूसरे में लिखा है इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग इमर्जिंग रिस्क, मतलब फ्यूचर रिस्क ऑफ अ फर्म, तो ये भी सही है, दोनों सही है। तीसरा गलत है। गलत इसलिए है बिकॉज यहाँ पे ये लिखा है कि हायर द आईसीआर ऑफ अ बोरोइंग फर्म द वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट, ये गलत है, होना उल्टा चाहिए। हायर द बोरोइंग, सॉरी हायर द आईसीआर, देखा हमने यहाँ पे हायर द आईसीआर बेटर विल बी इट्स एबिलिटी टू कवर द डेट, सर्विस द डेट, ठीक है। सो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, आंसर हो गया हमारा ए 1 एंड 2। 63 which of the following factors policies were affecting the price of राइस इन इंडिया इन रिसेंट पास। रिसेंट पास में राइस की प्राइस को क्या क्या अफेक्ट कर रहा है, मार्केट प्राइस को। तो एमएसपी अफेक्ट करती है, क्योंकि एमएसपी अगर बढ़ती है तो मार्केट में भी प्राइसेस बढ़ने के चांसेस होते हैं। गवर्नमेंट जो ट्रेड करती है वो भी बढ़ता है, उससे भी प्राइस चेंज होती है, डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म। गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग करती है, उससे भी प्राइसेस बढ़ती है, जनरली कम हो जाती है। कम क्यों होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जब स्टॉक पाइलिंग करती है तो राइस की डिमांड बहुत ज्यादा करेगी, तो मार्केट में सॉरी प्राइस बढ़ जाएगी। हाँ, राइस की अगर डिमांड बहुत ज्यादा करेगी कौन, अपनी गवर्नमेंट, फॉर स्टॉक पाइलिंग, तो प्राइसेस बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और कंज्यूमर सब्सिडीज, सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट देती है तो उससे भी प्राइसेस चेंज होती है। सो आंसर इज डी 1, 2 एंड 3, 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 63 का आंसर डी। 64 अगेन सिंपल क्वेश्चन, बिट लॉजिकल, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखते हैं क्या है। 64 क्या बात कर रहा है ये बात कर रहा है कि इंडिया और साउथ एशिया के बीच में ट्रेड कैसे होता है, बाकी साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में।
पहला स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ इंडिया श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड। मैंने आपको बार बार बताता हूं मैं आपको कि कंसिस्टेंटली स्टेडीली ऐसा जनरली नहीं होता है, ठीक है, तो ये नहीं हुआ है, गलत है। सेकेंड, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये फैक्ट है और ये सही है। थर्ड, इन लास्ट 5 years नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया, ये गलत है। अब अगर आपको ये नहीं पता है तो भी आपको पता होना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में इंडिया और नेपाल के बीच में टसल जो है वो बढ़ा है, ठीक है। तो अगर टसल बढ़ा है तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कैसे होगा, और रियलिटी ये है कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश इन साउथ एशिया, है ना। सो आंसर क्या हो गया, बी फॉर बॉम्बे, बिल्कुल सटीक आंसर है, कोई डायलेमा नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 65 फैक्चुअल क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20, मतलब इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जिसमें सारी की सारी कंट्रीज G20 की मेंबर हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप लॉजिक अप्लाई भी कर सकते हैं कि ईरान तो जो है वो तो यूएस का बहुत एंटी चल रहा है, तो ये वाला तो स्टेटमेंट आएगा नहीं, ठीक है। सिंगापुर तो बहुत छोटा कंट्री है, उसकी इकोनॉमी बहुत छोटी है, तो वो G20 का मेंबर कैसे होगा, बिकॉज G20 में कौन कौन मेंबर्स हैं जिनकी इकोनॉमी बड़ी है, टॉप 20 कंट्रीज, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया भी बहुत छोटा कंट्री है, तो वो भी चांसेस नहीं है कि मेंबर हो, ठीक है ना। तो ऐसे लॉजिक अप्लाई करके आप ए के ऊपर जा सकते हैं। आंसर इज ए। 66 अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में केसीसी भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू द फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट किस किस के लिए मिलता है, अब यहां पे शॉर्ट टर्म लिखा है वो ध्यान में रखना। पहला, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट, बराबर है, उसके लिए मिलता है। परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, ठीक है ना, एंड इट इज फॉर लॉन्ग टर्म, तो ये केसीसी में कवर नहीं होता है। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड, उसके लिए भी केसीसी का लोन मिल जाएगा, वो टेंशन नहीं है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, ये भी लॉन्ग टर्म है, ये नहीं मिलेगा क्योंकि केसीसी कवर करता है शॉर्ट टर्म नीड्स को। तो आंसर हो गया 1, 3 एंड 4, वेरी सिंपल लॉजिकल। 67 WPI CPI की बात कर रहा है, बहुत सिंपल है, ये बता रहा है कि CPI इज हायर देन WPI, वेटेज ऑफ फूड इन CPI इज हायर देन WPI, सब जानते हैं, सही है। WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइस ऑफ सर्विसेज व्हाइल CPI डज, ये भी हम जानते हैं कि भी WPI में सर्विसेज कवर नहीं होती है, CPI में होती है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। और तीसरा स्टेटमेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI एट इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिसाइडिंग ऑन चेंजेस इन पॉलिसी रेट, तो पॉलिसी रेट चेंज करने के लिए RBI रिलाई करती है WPI पे, ऐसा लिखा है, गलत है ना ये। हम जानते हैं कि अपनी जो उर्जित पटेल है उनकी कमेटी बनी थी और उन कमेटी ने ये बोला था कि CPI कंबाइंड विल बी इन नॉमिनल एंकर ऑफ RBI's मॉनेटरी पॉलिसी एंड नॉट WPI, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर सही हो गया हमारा A, 1 and 2, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 68 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये बात कर रहा है अबाउट रिवर्स एंड वेयर दे आर फ्लोइंग, मतलब उनका आउटलेट, माउथ जिसको हम कहते हैं। तो पहला है मैकोंग का अंडमान सी। अब इसमें आप लॉजिक क्या लगा सकते हैं कि भी हम, अगर आपको मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है कि जिसके अंदर इंडिया और बाकी 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज मेंबर है, उसमें कंबोडिया है, लाओस है, वगैरह वगैरह कंट्रीज मेंबर हैं उसके। और अगर आप वियतनाम का मैप देखें तो वियतनाम भी मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन का मेंबर है, तो वियतनाम का मैप देखें आप, अगर आपको मैप याद है हल्का सा, तो अगर मैकोंग अंडमान सी में फॉल होती है, फ्लो होती है, तो वाई वियतनाम इज द मेंबर, है ना, कोई लॉजिक नहीं बनता ना, ऐसे करके ऐसे जाएगी वापस। सो अगर लॉजिक अप्लाई किया जाए तो मैकोंग जो है वो अंडमान सी में फॉल नहीं होगी। अगर आप मैप देखेंगे और आपको मैकोंग गंगा कोऑपरेशन में कौन कौन मेंबर्स हैं वो आइडिया आ जाएगा, तो फिर आपको मालूम चल जाएगा कि मैकोंग अंडमान सी में फॉल नहीं होगी। जम्बेजी जो है वो साउथ अफ्रीकन रिवर है, बोट्सवाना के आसपास वो फ्लो करती है और फिर सीधा नीचे जाती है और इंडियन ओशन में जाकर मिल जाती है, तो ये सही है, ये सही है। ये गलत है बिकॉज थेम्स जो है वो नॉर्थ सी में मिलती है, नॉर्थ आयरिश सी, एंड ये भी गलत है बिकॉज ये अंडमान सी में नहीं मिलती है, ये साउथ चाइना सी में जाकर मिलती है। सो आंसर इज 3 and 4, वेरी सिंपल। 69 अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहां पे आता है। पहला स्टेटमेंट है, इन केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स
द प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट और यूटी। मतलब ये बोल रहा है कि सीरियल्स, पल्सेस और ऑयल सीड्स के केस में, तीनों के केस में एमएसपी जो है वो अनलिमिटेड है। सॉरी नॉट एमएसपी, प्रोक्योरमेंट अनलिमिटेड है। मतलब ये कह रहा है कि इन तीनों के केस में ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट फॉलो करती है। ये गलत है। ये गलत इसलिए है बिकॉज हम मतलब गवर्नमेंट सिर्फ सीरियल्स के केस में ओपन एंडेड पॉलिसी फॉलो करती है, जबकि पल्सेज और ऑयल सीड्स के केस में वो टारगेट देती है कि हम लोग 100 क्विंटल्स ही परचेज करेंगे या 1000 क्विंटल्स ही परचेज करेंगे लाइकवाइज। ठीक है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। एंड दूसरा स्टेटमेंट है दैट इन केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट और यूटी एट अ लेवल टू विच मार्केटिंग प्राइस और मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। ऐसा कोई रूल नहीं है, मार्केट प्राइस जितना बढ़ना चाहे बढ़ सकती है। ठीक है ना, सो आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। 70 डील करता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से, जो सिक्योरिटीज मार्केट में हम लोग पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, जो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई टू कॉर्पोरेशंस। ये गलत है, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है बैंक इंडिविजुअल्स को या कंपनीज को, और वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। इट इज पार्ट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं? शॉर्ट टर्म। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड, कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटरबैंक ट्रांजेक्शंस। ये हम बात करते रहते हैं, ये सही है। एंड फोर्थ, जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट बेरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स टू कॉर्पोरेशन। ये गलत है। गलत इसलिए है बिकॉज जीरो कूपन बॉन्ड्स आर नॉट इंटरेस्ट बेरिंग, दे आर जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स। कूपन का मतलब ही इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब उनके ऊपर इंटरेस्ट जीरो क्यों होता है? जीरो इसलिए होता है क्योंकि वो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। जब बॉन्ड आप परचेस करेंगे तो आपने परचेस किया होगा 80 रुपए में, और जब मेच्योरिटी आएगी तो आपको 100 रुपए वापस मिलेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपए मिले आपको, यही आपका इंटरेस्ट है ना। तो इसीलिए फोर्थ वाला भी गलत है। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी, 1 and 3। 71, with reference to cultural history of India, consider the following pairs. सो क्या बात कर रहा है कि परिव्रजका, ही इज अ रिनंसिएंट एंड वेंडरर। ये सही है। श्रामणा, प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस। ये गलत है। श्रामणा भी वेंडरर ही होते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका सेक्ट में। उपासका, उपासका इज ले फॉलोअर बुद्धिज्म। ये स्टेटमेंट भी या ये पॉइंट भी सही है। आंसर 1 and 3। जनरली ये परिव्रजक और उपासक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, बट आपने श्रामणा के बारे में पढ़ा होगा, श्रामणा ट्रेडिशन। तो श्रामणा ट्रेडिशन डील्स विथ रिनंसिएशन और अ वेंडरर, ठीक है, इन जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड आजीविका सेक्ट। तो वो उसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे आपने, और उससे आप ये लॉजिक लगा सकते हैं कि श्रामणा वाला जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, वो गलत है। और सेकंड पॉइंट गलत है तो ए गलत हो गया, सी गलत हो गया एंड डी गलत हो गया। बचा क्या? बचा हमारा बी। तो आंसर है बी, वेरी सिंपल। 72, इंडियन एलिफेंट के बारे में बात की गई है। इंडियन एलिफेंट के बारे में क्यों पूछा गया? बिकॉज रिसेंटली नहीं, कुछ टाइम पहले केरला में जो एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को मार दिया गया था गलती से, सो दैट पर्टिकुलर न्यूज वाज क्वाइट हाईलाइटेड। तो उसके बेसिस पे इन लोगों ने शायद ये पूछा है। पहला स्टेटमेंट है दैट लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल। ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है दैट मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ इन केस ऑफ एलिफेंट। ये भी सही है। अब थर्ड स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? काफी आसानी से आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और वो ये है दैट एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स। मतलब प्रेगनेंसी हो सकती है एलिफेंट के केस में 40 ईयर्स तक ही ओनली। अब ये ओनली तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जनरली 40 ईयर्स तक ही होती है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड फोर्थ वाला, अमॉन्ग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। ये भी गलत है, क्योंकि हाईएस्ट पॉपुलेशन कर्नाटका में है। एंड आंसर इज ए, 1 and 2। 73, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन आपको पता है सबसे साउथ में है। पहले महानदी आता है, फिर गोदावरी आता है, फिर कृष्णा आता है, फिर कावेरी आता है। तो कावेरी बेसिन के अंदर इन चारों में से कौन से नेशनल पार्क लोकेटेड है, ये पूछा गया है। नागरहोल है, सत्यमंगलम है,
जो ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स के कॉन्फ्लुएंस पे है, और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। पापीकोंडा नेशनल पार्क नहीं, कावेरी बेसिन में, वो गोदावरी बेसिन में है। ठीक है, सो आंसर है सी 1, 3 एंड 4। 74 विथ रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सीलॉन फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, ये क्या है? ये चारों के चारों बर्ड्स के नाम हैं अलग अलग। तो अगर आप बायोडाइवर्सिटी या इकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो अगर फेंट आइडिया भी है तो यू वुड बी अवेयर कि ये बर्ड्स हैं, है ना, फेंट आइडिया होना चाहिए। और ये क्वेश्चन कैसा है कि यू हैव टू अटेम्प्ट, इफ यू नो अटेम्प्ट इट, इफ यू डोंट नो देन स्किप इट। ठीक है, यहां पे कोई लॉजिकल गेसिंग पॉसिबल ही नहीं है करने की। सो अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको स्किप करना था। आंसर क्या है वैसे? ए। 75 which one of the following protected area is well known for conservation of subspecies of Indian swamp deer, जिसको हम बारहसिंगा भी कहते हैं। तो बारहसिंगा के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है? तो वो है कान्हा नेशनल पार्क। ये न्यूज में भी रहा है पिछले 1-2 साल में, तो आपको पता होना चाहिए था। ठीक है ना, फैक्चुअल स्टेटमेंट, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। या तो आप जानते हैं या आप नहीं जानते हैं। 76, अब इसमें ये जानने ना जानने वाले नहीं, इसमें आप लॉजिक लगाएंगे तो आप सही करके आएंगे। वो क्या है? स्टील स्लैग कैन बी मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टील स्लैग मतलब स्टील का जो बाय प्रोडक्ट होता है, जब स्टील मैन्युफैक्चर होता है उसका बाय प्रोडक्ट जो निकलता है उसको हम स्टील स्लैग कहते हैं। ठीक है ना, तो उसके बहुत सारे यूटिलिटीज है। तो हम कंस्ट्रक्शन के लिए भी उसका यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सॉइल को इंप्रूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और सीमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए भी उसका यूज हम कर सकते हैं। अगर स्टील स्लैग के बारे में आपने हल्का हल्का कहीं पढ़ा होगा तो आपको ये जानकारी होगी। आराम से बैठ के सोचेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 1, 2 एंड 3। अभी आराम से बैठ के सोचना का मतलब क्या है? सोचने का मतलब मैं बताऊंगा आपको लास्ट पार्ट में। ठीक है ना, आखिरी में 100 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आराम से बैठकर सोचने का मतलब क्या होता है। 77 Which one of the following are the most likely places to find the musk deer in natural habitat? अब ये क्वेश्चन कैसा है कि या तो आप जानते हैं या आप नहीं जानते। ठीक है ना, सो इसका सही आंसर है ए। आस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलेगा आपको मस्क डियर, और गंगोत्री नेशनल पार्क में आपको मिलेगा मस्क डियर। ठीक है ना, किशनपुर में नहीं है, मानस में नहीं है। आंसर इज ए। आइदर यू नो इट और यू डोंट नो। ठीक है, अगर नहीं जानते तो स्किप करना है प्रेम से। 78 in rural road construction the use of which of the following is preferred for ensuring environment sustainability to reduce carbon footprint? अब कार्बन फुटप्रिंट कम किससे होगा? रोड टेक्नोलॉजी में। अब पोर्टलैंड सीमेंट तो सब लोग यूज करते हैं, तो अगर ये करेंगे तो कार्बन फुटप्रिंट कम कैसे होगा? ठीक है, हॉट मिक्स असफाल्ट टेक्नोलॉजी, वो डामर गर्म होता है ना, आप जब रोड देखते हैं बनता हुआ तब, तो उससे तो सब करते हैं, तो उससे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट कैसे होगा? उल्टा, वो तो एनवायरमेंट को हार्म करने वाली चीज है। ठीक है, सो 4 एंड 5 तो गलत हो गए हमारे, तो 4, 5 अगर गलत है तो बी निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया, बचा क्या? ए 1, 2 एंड 3। एंड अगर आपको फेंट आइडिया है जियो टेक्सटाइल के बारे में और कॉपर स्लैग के बारे में, तो इन दोनों का यूज हम लोग करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, एंड दे आर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ कोल्ड मिक्स असफाल्ट। कोल्ड मिक्स असफाल्ट में हम लोग उसको गर्म नहीं करते हैं, और उससे जो वो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, मेनली एयर पॉल्यूशन, वो नहीं होता है। इट इज इको फ्रेंडली मेथड। सो 1, 2 एंड 3 सही है। इवन जियो टेक्सटाइल, ये जियो टेक्सटाइल भी आजकल क्वेश्चन में आता रहता है, इसको भी आप फोकस में रखिएगा अपने। आंसर इज ए। 79 कोल के बारे में क्या चीजें सही हैं, ये पूछा गया है। कोल एश कंटेन्स आर्सेनिक, लीड, मर्क्यूरी, और भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कोल में होते हैं, ये सही है। कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये सही है। और भी कुछ होता जो रिलीज करता है तो वो भी सही होगा 95% केसेस में। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया कोल, ये भी सही है। गवर्नमेंट कंप्लेन करती रहती है कि भाई इंडियन कोल में हाई एश कंटेंट है, कंपनीज भी क्लेम करती है, इसलिए बहुत सारे पावर प्लांट्स के लिए हम लोग कोल को इंपोर्ट करते हैं, डिस्पाइट ऑफ वी हैविंग द हाईएस्ट कोल रिजर्व, है ना, हमारे कोल में एश कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो सही हो गया, तो आंसर हो गया हमारा 1, 2 एंड 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपने सही किया होगा आई सपोज। 80 बायोचार, बायोचार बहुत न्यूज में रहता है। पहला स्टेटमेंट है बायोचार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। अभी बायोचार होता क्या है कि जो फार्म रेसिड्यू होता है उसको थोड़ा प्रोसेस करके आप उसको बायोचार का फॉर्म दे सकते हैं।
उसका यूज क्या होता है? एक तो आप उसको ग्रोइंग मीडियम के तौर पे यूज कर सकते हैं इन वर्टिकल फार्मिंग. When biochar is a part of growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing microorganism. ये भी सही है क्योंकि बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है इसमें. थर्ड, when biochar is part of growing medium, it enables growing medium to retain water for longer time. ये भी सही है. ठीक है, आंसर हो गया डी. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आराम से बैठ के सोचना था तो ये आ जाता. 81, अब थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें बट वो प्रॉब्लम मैं ठीक कर दूंगा. 81 है, इफ अ पर्टिकुलर प्लांट, यहाँ टाइपो है, इट इज प्लांट, a particular plant species is placed under schedule 6 of the wildlife protection act, what is the implication? मतलब क्या है उसका? so schedule 6 जो है वो endemic species को कवर कर रहा है. कुछ plant species हैं endemic species which are very rare, which can be found only in India. तो ऐसी कुछ species को कवर करता है और categorically वहां पे लिखा हुआ है कि such plant cannot be cultivated. such plant cannot be cultivated. लेकिन ये नहीं लिखा है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. अब यूपीएससी का यही प्रॉब्लम है, आधी इंफॉर्मेशन कहीं से उठाती है, दूसरी इंफॉर्मेशन कहीं और से उठाती है. ठीक है, सो सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है. बट हम लोग थोड़ा सा जनरलिस्ट व्यू पॉइंट लेंगे और आंसर जो है हमारे हिसाब से बी ही होना चाहिए. बट ए भी हो सकता है, देयर इज अ फेंट पॉसिबिलिटी कि ए हो सकता है, बट वी विल गो विथ बी. ठीक है ना, क्योंकि उस लॉ के अंदर क्या लिखा है कि सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड, कोई और उसकी फार्मिंग नहीं कर सकता है. लेकिन एनी सर्कमस्टांसेस ऐसा मेंशन नहीं है. ठीक है, बट फिर भी हम लोग बी के साथ जाएंगे. ठीक है, 81 का आंसर है बी, लेकिन ए भी हो सकता है. 82, with reference to the period of Gupta dynasty in ancient India, the towns घंटसाल, कदूरा and चौल क्या है? ये बेसिकली पोर्ट हैंडलिंग, फॉरेन ट्रेड, उन पोर्ट्स के नाम है. घंटसाल, कदूरा, चौल. अगर आपने एंशिएंट इंडिया की एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ी है तो उसमें ये नाम मेंशन है. आंसर इज ए, सिंपल. 83, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर? मतलब ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें आप टिलिंग करें नहीं. टिलिंग मतलब हिंदी में कहते हैं जुताई, आप ना करें, ऐसा एग्रीकल्चर. उसके फायदे क्या है? पहला फायदा ये है, सोइंग ऑफ व्हीट हो सकती है एंड पॉसिबली विदाउट बर्निंग रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप. ये बिल्कुल सही बात है. सेकंड, विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग्स, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पेडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल. मतलब राइस की फार्मिंग दो तरीके से होती है. अगर आपने राइस के बारे में थोड़ा सा जानकारी है आपको, एक तो होती है कि पहले राइस के सैपलिंग्स को थोड़ा नर्सरी किया जाए, एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में उनको उगाया जाए और थोड़े से बड़े हो जाएं विथ ऑफ अ स्मॉल हाइट, बाद में उनको हम नॉर्मल फार्म लैंड में प्लांट कर सकते हैं. ठीक है, और दूसरा होता है डायरेक्ट प्लांटिंग. तो यहां पे ये लिखा है कि विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग्स, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पेडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल. बिल्कुल सही बात है. एंड थर्ड, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन स्टोरेज हो सकता है अगर हम जीरो टिलेज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं. तो कार्बन स्टोरेज कैसे होगा? कार्बन स्टोरेज ऐसे होगा कि भाई अगर आप वो रेसिड्यू है जो प्रीवियस क्रॉप का, उसको आप अगर बर्न ना करें और वहीं पे आप अगर उसके साथ ही आप नया क्रॉप प्लांट कर दें, तो वो जो रेसिड्यू है वो मिट्टी में और उस क्रॉप के अंदर मिल जाएगा और वो कार्बन जो है वो सॉइल के अंदर स्टोर हो जाएगा, वो बाद में रिलीज नहीं होगा. इसका उल्टा क्या होता है कि अगर आप उस पहले वाले रेसिड्यू को बर्न करते तो कार्बन एमिशन होता और उसकी जगह पे अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप उस कार्बन को बर्न नहीं, आप रेसिड्यू को बर्न नहीं कर रहे हैं, आप उस कार्बन को स्टोर कर रहे हैं सॉइल के अंदर. ठीक है ना, तो अगर आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं तो आप ये जानते होंगे कि ये वाला स्टेटमेंट सही है. तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है. आंसर है डी, 1, 2 एंड 3. 84 फैक्चुअल क्वेश्चन है कि भी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के हिसाब से किन मटेरियल को या कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम लोग बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो कसावा लिखा है, डैमेज व्हीट ग्रेन्स है, ग्राउंड नट्स है, हॉर्स ग्राम है, रॉटन पोटैटो है, शुगर बीट है. तो अगर आपने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल पढ़ी है तो उस नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के अंदर कैटेगोरिकली लिखा है कि हम
इन 4 का यूज कर सकते हैं। और भी 4-5 अलग अलग प्रोडक्ट्स के नाम हैं, उनका हम यूज कर सकते हैं, इनका मेंशन नहीं है। ये जो ग्राउंड सीड्स हैं और हॉर्स ग्राम है, इनका मेंशन नहीं है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, लॉजिक कैसे लगाएं आप कि भाई डैमेज व्हीट ग्रेन उनका कोई काम नहीं है, तो उनको तो हम बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर रॉटन पोटैटोस, उनका भी कोई काम नहीं है, तो उनको भी हम बायोफ्यूल यूज प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर ही सकते हैं। फिर शुगर बीट का भी यूज बहुत जगह पे होता है, वो भी आपने पढ़ा होगा कहीं पे। तो 2, 5, 6 तो सही है। अगर ये आपको पता है तो फिर आपकी चॉइस जो है वो रह जाती है बिटवीन ए एंड बिटवीन डी। और एलिमिनेशन के हिसाब से भी जाएं आप तो ग्राउंड नट, सीड्स एंड हॉर्स ग्राम, अब ये तो एकदम अच्छे ग्रेन्स हैं, हाई क्वालिटी ग्रेन्स। ठीक है, तो अगर इनको भी हम बायोफ्यूल में यूज कर लेंगे तो फिर बाकी लोगों के खाने के लिए क्या बचेगा? तो ग्राउंड नट, सीड्स एंड हॉर्स ग्राम का मेंशन नहीं है, बाकी 4 प्रोडक्ट्स का मेंशन है। सो आंसर है 1, 2, 5, 6, दैट इज ए। 85. Which one of the following statements describes the term social carbon, social cost of carbon, and it is a measure in money value? ये खास ध्यान रखना है, मनी वैल्यू। अब सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ये सोशल वर्ड आया तो आप कई बार सोचेंगे कि सर इट कैन बी एफर्ट्स पुट इन बाय क्लाइमेट रेफ्यूजीज टू अडेप्ट टू लिव इन अ न्यू प्लेस, दैट इज अ सोशल कॉस्ट, क्योंकि नई सोसाइटी में जाएंगे तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा अगर क्लाइमेट रेफ्यूजीज हैं तो दैट कुड बी द आंसर। बट यहां पे कैटेगोरिकली लिखा है इन मॉनेटरी वैल्यू, और इसको मनी वैल्यू में मेजर करना इट इज नियर टू इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल। ठीक है, इसका सही आंसर है ए, इट इज अ लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय टन ऑफ CO2 एमिशंस इन अ गिवन ईयर। 86 फैक्चुअल है। विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, एग्रीकल्चर को इस पर बहुत ज्यादा वेटेज दिया है इन लोगों ने, अराउंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5-6 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम एग्रीकल्चर डायरेक्टली। ठीक है, और क्वेश्चंस भी ऐसे हैं कि आप कितना भी एग्रीकल्चर पढ़ लें आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप, ये स्टेटमेंट सही है। ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन, ये स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ग्रीन ग्राम नहीं, ग्राम इज द मोस्ट डोमिनेंट पल्स हैविंग अ शेयर ऑफ अराउंड 40%। ग्रीन ग्राम क्या होता है? मूंग। सो उसका शेयर हार्डली 8 to 10% है पल्सेस के अंदर इंडिया में। सो ये गलत है। तीसरा, इन द लास्ट 3 decades while production of खरीफ पल्स हैज इंक्रीज्ड, राबी पल्स हैज डिक्रीज्ड, ऐसा कुछ नहीं है, इसका उल्टा हुआ है। राबी पल्स का प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ा है और खरीफ पल्स का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हुआ है। सो ये गलत है, आंसर इज ए, 1 ओनली। अब ये एग्रीकल्चर का है लेकिन ये बहुत सिंपल है, आप सबने आई एक्सपेक्ट कि सही किया होगा, और वो है कि द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजरियस टू इट, उसको 210 डेज फ्रॉस्ट फ्री चाहिए एंड 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। ये कॉटन की बात कर रहा है। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप एनसीईआरटी वगैरह आपने पढ़ी है तो उसमें ये क्लियर कट मेंशन है, और बाकी बुक्स में भी ये मेंशन होता है जनरली। सो 87 का आंसर है ए, कॉटन। 88, विथ रेफरेंस टू सोलर पावर पंप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल। ऐसा क्यों भाई? अगर सोलर पावर हम यूज कर रहे हैं टू पावर अ पंप, ठीक है, तो चाहे उससे सरफेस पंप आप पावर करें या सबमर्सिबल पंप पावर करें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? तो ये गलत है। सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वन विद पिस्टन, ये भी गलत है, कोई भी पंप आप पावर कर सकते हैं, लॉजिकल है। आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव, वेरी सिंपल। 89, हाईली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एंड आई फील वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एग्जाम। With reference to the current trends in the cultivation of sugar cane in India, sugar cane के बारे में क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है a substantial saving in seed material is made when bud chip
seedlings are raised in a nursery and transplanted in the main field. हाँ, a substantial savings in seed material is made when bud chip seedlings are raised in the nursery and transplanted in the main field. ये बात सही है कि अगर आपको शुगर केन के केस में अच्छा आउटपुट चाहिए तो आपको पहले नर्सरी में थोड़ा सा उसका प्लांटिंग करना पड़ेगा, जैसे राइस में करना पड़ता था, मैंने आपको बताया था, एंड बाद में आप मेन फील्ड में आप उसको प्लांट कीजिए. दूसरा, when direct planting of sets in is done, the germination percentage is better with the single bud sets as compared to sets with many buds. ये गलत है, इसका उल्टा होता है. Sets with many buds उनका germination percentage काफी अच्छा होता है compared to single ones. If bad weather condition prevail when sets are directly planted, single budded sets have better survival as compared to large sets. Large sets का survival rate better होता है compared to single set. ठीक है. अब ये बहुत डिटेल में अगर हम एग्रीकल्चर को स्टडी करें तो ये इंफॉर्मेशन हम एनकाउंटर करेंगे और तब भी शायद नहीं करेंगे. ठीक है ना. तो कई बार ऐसे रैंडम या फ्रिंज क्वेश्चंस जो आते हैं, ये फ्रिंज क्वेश्चन कहता हूं मैं इसको. क्या कहता हूं? फ्रिंज, जो आउट ऑफ द टॉपिक रैंडम कहीं से भी उठा के पूछ लिया है. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप पूरा ऐसा शुगर केन का टॉपिक पढ़ने बैठेंगे, इसके ऊपर आप थीसिस करेंगे, तो वो सही नहीं है. ये फ्रिंज टॉपिक्स को आपको इग्नोर करना है. फोर्थ वाला स्टेटमेंट सही है. शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर. इसका आंसर है सी, 1 and 4. ये फ्रिंज क्वेश्चन है, या तो आपको पता होता है या आपको नहीं पता होता है. 95% केसेस में आपको ये नहीं पता होगा आई सपोज, तो आपको इसको स्किप करना है प्रेम से. 90. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी द प्रैक्टिसेस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर. काफी सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप सोचेंगे तो आ जाएगा. पहला स्टेटमेंट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. हम अलग अलग क्रॉप की प्लांटिंग करते हैं तो इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर है. लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, वो भी इको फ्रेंडली है. वर्टिकल फार्मिंग, वो भी इको फ्रेंडली है. ठीक है, आप वर्टिकल फार्मिंग करते हैं ना, लैंड का यूज कम करते हैं और आप ऊपर आसमान का यूज ज्यादा करते हैं. सो 1 to 4 सही है, और 1 to 4 सही है तो 1 to 3 4 सही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, है ना. तो आप लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इसका आंसर है डी. एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन. फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजर कंबाइंड विथ इरिगेशन. तो उसके एडवांटेजेस क्या है उसके बारे में क्वेश्चन है. पहला स्टेटमेंट है कंट्रोलिंग द अल्कैलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल. ये सही बात है. दूसरा, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स. ये गलत है. ये गलत इसलिए है बिकॉज फॉस्फेट के केसेस में स्पेसिफिकली, एंड उसमें भी स्पेसिफिक काइंड ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, फर्टिगेशन जनरली रिकमेंड नहीं किया जाता है. थर्ड स्टेटमेंट, इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्लांट इज पॉसिबल. बिल्कुल, अगर आप फर्टिलाइजर और इरिगेशन दोनों आप साथ में डालेंगे प्लांट में तो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी. एंड रिडक्शन इन लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट इज पॉसिबल. लीचिंग का मतलब क्या होता है कि पानी के साथ सब बह जाता है, दैट इज लीचिंग. तो अगर आप फर्टिलाइजर्स प्लस इरिगेशन दोनों कंबाइन करेंगे, फर्टिगेशन करेंगे, तो सब बह जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. इसका अदर साइड क्या होता है, ऑपोजिट वेरिएंट फर्टिगेशन का, कि पहले आप फर्टिलाइजर अप्लाई करें लैंड के ऊपर और बाद में आप इरिगेशन करें. और ऐसा करने से क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स आपने अप्लाई किए हैं वो बह जाएंगे पानी के साथ. इसमें फर्टिगेशन में आप क्या करते हैं, फर्टिलाइजर और इरिगेशन आप दोनों एक साथ करते हैं. पानी में आप अपने फर्टिलाइजर्स मिला देते हैं और बाद में उस कंबाइंड मिक्सचर को आप अप्लाई करते हैं ऑन योर फार्म लैंड, दैट इज फर्टिगेशन. सो इसका आंसर होगा 1, 3 and 4. अगेन ये भी एक फ्रिंज क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको. फ्रिंज क्वेश्चन इसलिए बिकॉज फर्टिगेशन तो जो है वो अलग अलग बुक्स में और हर जगह मेंशन होता है, लेकिन ये रॉक फॉस्फेट वाला पॉइंट जो है वो कहीं मेंशन नहीं होता है. ठीक है ना. तो इसलिए ये फ्रिंज क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को आपको मोस्ट लाइकली आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, और 95% केसेस में आप नहीं जानते होंगे, तो इसको आपको स्किप करना है. 92, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स: बेंटोनाइट, क्रोमाइट, क्यानाइट एंड सिलिमनाइट. इसमें से कौन से मेजर मिनरल्स हैं, ऑफिशियल डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स? इसका सही आंसर है 2, 3 and 4, क्रोमाइट, क्यानाइट एंड सिलिमनाइट. बेंटोनाइट जो है वो रिसेंटली, मतलब कुछ टाइम पहले ही, उसको मेजर से माइनर मिनरल बना दिया गया है. ठीक है ना. ये भी, तो इसका आंसर है 2, 3, 4. ये भी एक फ्रिंज क्वेश्चन है. ऐसे फ्रिंज क्वेश्चन देख के आपको टेंशन में नहीं आना है ना.
इन सबको आपको प्रेम से स्किप कर देना है। हाँ, ये फ्रिंज क्वेश्चन नहीं है। विद रेफरेंस टू ओशन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ओशन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म विच इज 120 मीटर्स इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन। अब OMT को मेजर किया जाता है अप टू अ डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म, ये सही है, लेकिन ये मीटर गलत है। इट इज अराउंड 59 मीटर्स ओनली, फैक्चुअल है, ठीक है। और OMT को मेजर करने से रेनफॉल का प्रेडिक्शन अच्छा होता है। अब ये लॉजिकल है, अगर ओशियन मीन टेम्परेचर आप मेजर करेंगे जनवरी मार्च के अंदर, तो उससे इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई मॉनसून कैसा होगा, क्योंकि इससे प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि हाई प्रेशर एरिया बिल्ड होगा कि लो प्रेशर एरिया बिल्ड होगा ओशियन के ऊपर। तो उसके ऊपर से आइडिया लगाया जा सकता है कि मॉनसून अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब है बी, 2 ओनली। आई वुड नॉट से वेरी सिंपल बट डिसेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। 94 केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट, एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि फर्टिलाइजर दो टाइप के हैं हमारे पास, एक होता है यूरिया और बाकी है मेनली NPK फर्टिलाइजर। यूरिया के अंदर प्राइस जो है वो गवर्नमेंट फिक्स करता है और NPK के अंदर मार्केट करता है, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स की प्राइस मार्केट ड्रिवन नहीं है, सिर्फ NPK की है, बाकी यूरिया की तो गवर्नमेंट करता है। और NPK की भी कंप्लीटली मार्केट ड्रिवन नहीं है क्योंकि वहां पे भी गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस रहता है। सो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, ये सही है। एंड सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, ये भी सही है। सल्फर हमें ऑयल रिफाइनरी से मिलता है। तो इसका आंसर हो गया बी, 2 and 3। नॉट वेरी सिंपल बट गुड क्वेश्चन। ये सिंपल है, ठीक है। अगर इकोलॉजी आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए। विद रेफरेंस टू इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट्स इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, ये सही है। आई थिंक बीकानेर और जैसलमेर 2 डिस्ट्रिक्ट में है, फैला हुआ है ये। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, ये गलत है क्योंकि ऐसा तो कोई, ऐसा रेयरली कोई नेशनल पार्क होगा जहां पे बिल्कुल ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है ना। तो यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन है, मेनली बिश्नोई पीपल रहते हैं जो इकोलॉजी के समन्वय में रहते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। दे लिव इन कॉन्ग्रुएंस विद द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ऑफ द एरिया, बिश्नोई, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सही है और न्यूज में भी रहता है। आपको पता होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो मैस्कॉट था कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज की जो मीटिंग हुई थी गांधीनगर में उसका, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आया है। GIB इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क में अच्छे से मिलता है और वहीं पाया जाता है और कहीं पाया नहीं जाता है, ठीक है। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। आंसर इज C, 1 and 3। 96 सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, फैक्चुअल क्वेश्चन। सियाचिन के बारे में आपने अगर पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि नुब्रा वैली के पास में है सियाचिन ग्लेशियर और श्योक रिवर भी इसके आसपास ही कहीं पे है, श्योक। सो न्यूब्रा वैली एंड श्योक रिवर दे बोथ आर एसोसिएटेड विद सियाचिन ग्लेशियर। 97 विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे फेमस प्लेसेस के नाम लिखे हुए हैं जो पुराने ज़माने में हिस्टोरिकल टाइम्स में यूज होते थे और उनके सामने एग्जिस्टिंग एज ऑफ नाउ किस स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं वो लिखा हुआ है। तो आइदर यू नो दिस और यू डोंट नो दिस, ठीक है ना। सो कोई मिडिल पाथ नहीं है, कोई लॉजिकल गैसिंग का स्कोप इसके अंदर नहीं है। इसका सही आंसर है ए, भिलसा MP में है और गिरिनगर जो गिरनार है वो गुजरात में है। सो 97 का आंसर है ए, फैक्चुअल। 98
पहला स्टेटमेंट है 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अब ये स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है बिकॉज अराउंड 60% इंडिया में ओवर एक्सप्लॉइटेड है। अगर आपको फेंट आइडिया भी है कि इंडिया का वाटर क्राइसिस कैसा है, तो आपको पता होगा कि बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट ओवर एक्सप्लॉइटेड है। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला गलत है तो आप ए निकाल दीजिए अपने इक्वेशन से, आप डी निकाल दीजिए। 2 और 3 और 2 के बीच में आपको चूज करना है। अब 2 और 3 और 2 के बीच में 2 कॉमन है तो उसका कोई टेंशन नहीं है। थर्ड, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे ग्राउंड वाटर ही चलता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन। लॉजिक अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आंसर इज बी। एक्चुअली CGWA जो है उसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया है। 99, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है लेकिन ये भी लॉजिकल है। ज्योग्राफी अगर आप कंसेप्ट्स आप जानते हैं तो आप जानते होंगे कि जेट स्ट्रीम्स अकेले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं होती है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में भी होती है। तो पहला वाला तो गलत हो गया, तो ए और डी तो निकल गया इक्वेशन से, है ना। अब सारा खेल जो है वो थर्ड स्टेटमेंट का, द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ एन साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेंटीग्रेड लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स। ये गलत है। गलत इसलिए है, हम सब जानते हैं कि जो आई होती है साइक्लोन की, उसमें टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है कंपेयर टू द सराउंडिंग, क्योंकि आई वाला जो एरिया है वो हाईली लो प्रेशर का एरिया होता है, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, थर्ड भी गलत, तो आंसर क्या बच गया हमारा? सी, 2 and 2 ओनली। वेरी सिंपल। 100th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में लार्जेस्ट एरिया किसका है? ठीक है, ये चारों के चारों क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। ठीक है, इसमें से लार्जेस्ट एरिया है नागार्जुन सागर श्रीसेलम, अराउंड 2595 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है नागार्जुन सागर। फैक्चुअल क्वेश्चन, आइदर यू नो इट और डोंट नो इट। ठीक है, या तो आपको आता है या नहीं आता है, नहीं आता है तो स्किप करना है प्रेम से। अब ये पेपर कैसा था? अजीब सा पेपर था इस बार का। ठीक है, हर बार का अजीब होता है यूपीएससी का। जो लोग ये दावा करते हैं कि यूपीएससी की एग्जाम पैटर्न जो है वो हाईली प्रेडिक्टेबल है, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था इसलिए इस साल ऐसा हुआ, सब लोग बकवास कर रहे हैं। ठीक है, यूपीएससी को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी। इसीलिए हम हर बार कहते हैं कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हर एक चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे कि जिसमें आप थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करके आप उन क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। वो मैंने बीच बीच में बताया ना आपको कि आप आराम से बैठ के सोचते तो आप उन इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। वो आराम से सोचने का मतलब क्या है कि यू हैव टू स्ट्रेन योर माइंड। अनलेस एंड अनटिल यू स्ट्रेन योर माइंड, और आप अगर स्टार्टिंग के आधे घंटे में ही पेपर देखकर आप हताश हो जाएंगे एंड यू विल थिंक अबाउट क्विटिंग द प्रोसेस, तो फिर ये एग्जाम आपके लिए नहीं है और ये पेपर भी आपके लिए नहीं है। यू हैव टू स्ट्रेन योर माइंड। ऐसे पेपर में ओनली 25 क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं फॉर अ मीडियोकर स्टूडेंट्स और अबव मीडियोकर स्टूडेंट्स, आई विल से, कि जो 100% श्योर शॉट उसको पता होते हैं कि हाँ यही सही है। बाकी सारे क्वेश्चन में लॉजिकल गेसिंग ही करनी पड़ती है, देयर इज नो वे आउट। और लॉजिकल गेसिंग में लॉजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये लॉजिक जो है ये अक्वायर्ड साइंस है। लॉजिकल गेसिंग इज एन अक्वायर्ड नॉलेज, है ना, रातों रात नहीं आ जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपको 10,000 क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। ठीक है, अगर आप 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आर्ट ऑफ लॉजिकल गेसिंग डेवलप नहीं होगी और प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगी, मान के चलिए। ठीक है, और पेपर के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से हमें लगता है कि कट ऑफ विल बी अराउंड 100। लास्ट टाइम 98 था जनरल कैटेगरी के लिए, इस बार भी उसके आसपास ही रहेगा, ±2। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।